डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 291। ये तो बस शुरुआत है। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। यदि अग्निपतन को मंत्र में एकीकृत किया जा सकता है, मलिन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, यह उतना ही ज्यादा व्यवहारिक लगने लगता। शक्तिशाली पेंडोरा दानव क्षमता को सामान्यतः मंत्रों में समाहित किया जा सकता था, जिससे मंत्रों की शक्ति में काफी वृद्धि होती थी और किसी भी सरल इशारे से अद्वितीय शक्ति का संचार होता था। इसलिए अगर अग्निपतन को सचमुच मंत्रों में समाहित किया जा सके तो उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि ऐसा विचार इतना साहसिक था कि इसे संकीपन कहा जा सकता था। उस समय अगर मलिन ने ऐसा सोचा भी होता तो भी वह इसे कभी अमल में नहीं लाता। फिर भी अब स्थिति अलग थी, क्योंकि उसने ज्वाला सिद्धांत प्राप्त कर लिया था, जो अग्निपतन को पूरी तरह से दबा सकता था, इसलिए इसमें थोड़ी संभावना थी। ये सोचकर मलिन अधीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपना पूरा तन मन पेंडोरा दानव क्षमता अग्निपतन में लगा दिया। आग का पतन, फ्यूज। फिएरी कोलैप्स के साथ मलिन ने धीरे धीरे उग्रज्वाला और अग्नि गोल की लपटों को एक साथ जोड़ दिया। मूल रूप से ये लपटें और फिएरी कोलैप्स बिल्कुल अलग थीं। फिएरी कोलैप्स की हल्की लपटें मलिन के मंत्रों से निकली लपटों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं, इसलिए दोनों को मिलाना संभव नहीं था। इसलिए मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति को अपनी चेतना में ज्वाला सिद्धांत का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। अचानक ज्वाला सिद्धांत में हल्के उतार चढ़ाव होने लगे और एक विशाल दमनकारी शक्ति ने तुरंत अग्निपतन को अपने में समाहित कर लिया। यह विशुद्ध बाहरी दबाव था जिसने अग्निपतन की लपटों और मंत्र मॉडल की लपटों को बलपूर्वक संपीड़ित करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्हें एक साथ मिला दिया। मलिन भी इस प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दे रहा था। जब भी कुछ गड़बड़ होती, वह तुरंत अग्निपतन को दूर कर देता। समय धीरे धीरे बीतता गया। मलिन जानता था कि इस विलन प्रक्रिया में जरूर काफी समय लगेगा, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। फ्लेम मैक्सिम के दमन के साथ अगर विलन विफल भी हो जाता तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अब वह बस चुपचाप प्रतीक्षा कर सकता था। मलिन इंतजार करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फ्लेम मैक्सिम की मदद से वह उस विशाल रसायन उत्पाद पर नियंत्रण कर सकता है। देखने से तो ये कीमिया उत्पाद बिल्कुल एक बड़े जहाज जैसा लगता है। इसे महान निकोला ने यहाँ छोड़ा था, इसलिए इसे निकोला का जहाज कहा जाएगा। पहले मलिन ने निकोला के जहाज को सिर्फ सरसरी नजर से देखा था और उसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब उसने उसके हर कोने की बारीकी से जांच शुरू कर दी। अचानक मलिन को एक परिचित आकृति दिखाई दी। क्या वह जादूगर बेटन नहीं है? हाँ, वह पहली बाधा के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं 3 बाधाएं पार कर चुका हूं और मुझे कुछ समय के लिए निकोला के जहाज से परिचित होना है, इसलिए मैं जल्द ही वहां से नहीं जाऊंगा। तो जादूगर बेटन को पहले भेजा जाएगा। मलिन निकोला के जहाज के कुछ बुनियादी कामों को पहले ही समझ चुका था। वह निकोला के जहाज पर लगे रूनिक मैजिक सकल का इस्तेमाल करके जादूगर बेटन को सीधे कुर्दमानसला द्वीप समूह भेज सकता था। ये सोचकर मलिन ने तुरंत निकोला के जहाज पर रूनिक मैजिक सकल को नियंत्रित किया और जादूगर बेटन को जल्दी से घेर लिया। स्वूश! जादूगर बेटन ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की, वह तुरंत एक सफेद रोशनी में बदल गया और जहाज से गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। समुद्र तट पर गर्म धूप खिली हुई थी और बीच बीच में नमकीन समुद्री हवा चल रही थी। नम जमीन पर कई काले भरिंग तेजी से रेंग रहे थे। स्वूश! अचानक हवा से एक सफेद रोशनी समुद्र तट पर प्रकट हुई और फिर एक आकृति लड़खड़ाती हुई समुद्र तट पर आई। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और वह बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था। क्या हुआ? मुझे बाहर भेज दिया गया। जादूगर बेटन समुद्र तट पर प्रकट हुआ। वह अभी भी बहुत उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। जादूगर मलिन, मुझे आशा है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। जादूगर बेटन भी मलिन की वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ था, लेकिन उस तरह के पानी के नीचे के प्राचीन स्मारक का स्थान तो कोई महान जादूगर भी नहीं पहचान सकता था। इसलिए अब वह बस मन ही मन मलिन के लिए शुभकामनाएं ही दे सकता था। बूम! जैसे ही जादूगर बेटन ये पता लगाने ही वाला था कि यह जगह कहाँ है, एक विशाल समुद्री लहर आसमान में उठी। उस विशाल लहर के भीतर वह अनगिनत समुद्री जीवों को घनी तरह से एक साथ इकट्ठा होते, लहरों पर सवार होकर तेजी से द्वीप की ओर बढ़ते हुए साफ देख सकता था। क्या ये समुद्री जानवर हैं? ये समुद्री जानवर फिर से कुर्दमानसला द्वीप पर हमला कर रहे हैं। जादूगर बेटन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने वायलेट फ्लेम द्वीप पर समुद्री जानवरों से कितनी बार लड़ाई लड़ी थी।
फिर भी उसने पहली बार इतने भयानक समुद्री जानवरों का एक विशाल समूह देखा था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस बार कुर्दमांसला द्वीप गंभीर खतरे में है। विशाल समुद्र के बीच से एक ऊंची समुद्री लहर उठी। उस लहर में अनगिनत शक्तिशाली समुद्री जीव दहाड़ रहे थे और सामने के अनगिनत द्वीपों को खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। ये द्वीप पहले से ही जादूगरों के घने समूहों से भरे हुए थे। उनके वस्त्रों से मोटे तौर पर यह पहचाना जा सकता था कि इनमें से ज्यादातर जादूगर फोर्ट ओडोन, ग्रे विंग अलायंस और विजार्ड्स टॉवर से थे। बाकी लोग छोटे छोटे गुटों के जादूगर थे और उनमें कभी कभार जादूगर भी होते थे जो ये देखने आते थे कि लूटने लायक कोई चीज तो नहीं है। हालांकि विशाल लहरों में अनगिनत समुद्री जीवों को देखकर कई जादूगरों के हाव भाव बदल गए थे और उनकी आंखों में डर के भाव दिखाई दे रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने समुद्री जानवरों का इतना बड़ा आक्रमण देखा था जिससे बड़ा हंगामा मच सकता था। सभी जानते थे कि इस बार समुद्री जानवरों का हमला कितना भीषण था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तीनों गुट पूरी ताकत से सामने आ गए और समुद्री जानवरों के हमले का सामना करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डट गए। जादूगर ओमो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं सिर्फ एक काले शार्क राजा जानवर से निपटने के लिए जिम्मेदार हूं। जहां तक बाकी बचे एक जानवर की बात है, तुम सब उसे रोकने का कोई रास्ता निकालो। वरना अगर दो काले शार्क राजा जानवर मुझ पर हमला करते हैं तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। काले वस्त्र पहने जादूगरों के समूह में एक बूढ़ा जादूगर भी था जो सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसका शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था जो विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। सफेद वस्त्र पहने जादूगर के सिर पर सफेद बाल थे लेकिन चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। उसके हाथों की त्वचा गोरी और नाजुक थी, बिल्कुल औरतों जैसी, जो बेहद अजीब लग रही थी। हालांकि सफेद वस्त्रधारी जादूगर की आवाज बहुत ठंडी थी। जादूगर ओमो ने सम्मानपूर्वक अपना रुख बनाए रखा और चुपचाप सिर हिला दिया। आदरणीय मास्टर कांसू, निश्चिंत रहिए, हम उस काले शार्क राजा को जरूर रोक लेंगे। ये कुर्दमांसला द्वीप समूह के लिए जीवन मरण का एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें सचमुच मास्टर कांसू से उस काले शार्क राजा को मारने की पूरी कोशिश करने की जरूरत है। पता चला कि यह अजीब सा दिखने वाला सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग कुर्दमांसला द्वीप समूह का एकमात्र महान जादूगर मास्टर कांसू है। मास्टर कांसू ने ऊंची लहरों में तैरते कई समुद्री जीवों को देखा और हल्के से सिर हिलाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चूंकि मैंने तुम्हारा खजाना ले लिया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि काली शार्क के राजा जानवर को मारा जा सकेगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस संबंध में जादूगर ओमो ने कुछ भी नहीं जोड़ा। विशाल लहरें और नजदीक आती जा रही थीं और विशाल लहर से समुद्री जीवों की भयानक गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। फिर भी सबसे आकर्षक दृश्य वे दो विशाल समुद्री जीव थे जो लहरों पर सवार प्रतीत हो रहे थे। ये दोनों समुद्री जीव दो पर्वत चोटियों जितने विशालकाय थे और इनका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था। हालांकि इनके शरीर पर कोई शल्क नहीं थे, फिर भी ये बेहद मजबूत लग रहे थे। ये काले शार्क के राजा जानवर थे, गहरे समुद्र के अधिपति, जो महान जादूगरों की अशुभ उपस्थिति से भी मुकाबला करने में सक्षम थे। यह विशाल लहर भी इन्हीं दो राजा जानवरों की रचना थी। राजा जानवरों की जानलेवा सांसों को महसूस करते हुए मास्टर कांसू के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे लगा था कि ये कोई आम राजा जानवर है, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों काले शार्क राजा जानवरों ने मौत से अनगिनत संघर्ष किए हैं और उनकी सांसें इतनी जबरदस्त हो गई हैं कि उनकी सांसें अप्रतिशोधी हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि मैं काले शार्क राजा जानवर का सफाया कर पाऊंगा या नहीं, शायद मैं उसे बस थोड़ा ही नियंत्रित कर पाऊं। जहां तक बचे हुए काले शार्क राजा जानवर का सवाल है, तो आप सभी को इसका पता लगाना होगा। अगर बाकी सब नाकाम रहा, तो कुर्दमांसला द्वीप समूह बर्बाद हो जाएगा। महान जादूगर कांसू के शब्दों में भी थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। दोनों काले शार्क राजा जानवरों की सांसें उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज थीं। अगर वे आम राजा जानवर होते, तो भी उसे उनसे लड़ने या उन्हें मार डालने का आत्मविश्वास होता। फिर भी अगर ये दो बेहद शक्तिशाली राजा जानवर होते, तो महान जादूगर कांसू के पास अब कोई मौका नहीं होता और वह जितनी जल्दी हो सके युद्ध से हट जाता। उसने तो बस फोर्ट ओडोन, जादूगर के टॉवर और ग्रे विंग एलायंस द्वारा दिए गए कुछ खजानों को स्वीकार किया था, इसलिए वह काले शार्क राजा जानवरों से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इस मामले में जादूगर ओमो और तीनों प्रमुख गुटों के जादूगर भी खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। मास्टर कांसू को कभी नाराज नहीं होना चाहिए था और अब वे केवल अपनी मृत्यु तक ही लड़ सकते थे। हा ओमो, मेरा ग्रे विंग अलायंस और तुम्हारा फोर्ट ओडोन अक्सर खुलेआम और गुप्त रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और सबका मकसद कुर्दमांसला द्वीप समूह के ज्यादा द्वीपों पर कब्जा करके ज्यादा संसाधन हासिल करना था। लेकिन अब तो हमारी नींव भी हिलने का खतरा है। आइए अपने पूर्वाग्रहों को दूर करें और जी जान से लड़ें। ग्रे विंग एलायंस के 9वें स्तर के एक जादूगर ने जादूगर ओमो से हंसते हुए कहा। इस बार कुर्दमांसला द्वीप समूह के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था।
चाहे वह फोर्ट उडोन हो, ग्रेविंग एलायंस हो या जादूगरों का टॉवर, उन्होंने अपने सभी विशिष्ट जादूगरों को तैनात कर दिया था। जादूगर उमो ने अपने बगल में खड़े कई जादूगरों पर नजर डाली। फोर्ट उडोन ने इस बार 3 किले के सरदारों को भेजा, जो सभी 9वें स्तर के जादूगर थे। ग्रे विंग एलायंस डी। अध्याय 292, अनुबंध समाप्त करें। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। युद्ध शुरू हो चुका था। ऊंची समुद्री लहरों में अनगिनत समुद्री जानवर किनारे पर आ धमके थे, और जादूगर के टॉवर ने पहले ही कई काले पानी के जादुई घेरे बना लिए थे। इसलिए जब ये समुद्री जानवर समुद्र तट की ओर दौड़ते, तो ब्लैक वाटर मैजिक सर्कल द्वारा उनका तुरंत गला घोंट दिया जाता। इसलिए समुद्री जानवरों की आश्चर्यजनक संख्या के बावजूद वे जादूगरों की भीड़ के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करते थे। एक के बाद एक समुद्री जानवरों का गला घोंटकर उन्हें मार डाला गया, और ये दृश्य देखने वाले सभी जादूगर से हर उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूनिक मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल आक्रामक हमले के रूप में इतना भयावह होगा। इसने अब तक अनगिनत समुद्री जानवरों का गला घोंट दिया था, और खून ने समुद्र के पानी को भी लाल कर दिया था, जिससे एक गहरी खूनी बदबू फैल रही थी। अचानक वे समुद्री जानवर, जो अंतहीन गुस्से में लग रहे थे, गायब हो गए। 2 विशालकाय समुद्री जानवर विशाल समुद्री लहर से तेजी से उछल पड़े। इन 2 समुद्री जानवरों के प्रकट होते ही सभी समुद्री जानवर जमीन पर दुबक गए, कांपने लगे और दोनों समुद्री जानवरों के प्रति अपना पूर्ण समर्पण व्यक्त करने लगे। काले शार्क राजा जानवर। जादूगर उमो और महान जादूगर कांसू जैसे शक्तिशाली जादूगरों ने इन 2 समुद्री जानवरों को एक नज़र में पहचान लिया, क्योंकि केवल राजा जानवरों का ही ऐसा प्रभाव हो सकता था। छप छप। दोनों काली शार्क के राजा जानवरों ने बस अपना सिर उठाया और समुद्र तट पर बने कई काले पानी के जादुई घेरों को देखा। फिर वे फुसफुसाए, और विशाल समुद्री लहरें उठकर प्रचंड रूप से समुद्र तट की ओर बढ़ गईं। बूम। रूनिक जादुई वृत्त, जो कुछ क्षण पहले तक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, अब जोर जोर से टिमटिमाने लगे। इस विशाल समुद्री लहर के शक्तिशाली प्रहार से एक एक करके रहस्यमय रून बिखर गए। रूनिक मैजिक सर्किलों को नियंत्रित करने वाले जादूगरों के चेहरे पीले पड़ गए। इन रूनिक मैजिक सर्किलों को काले शार्क राजा जानवरों ने तोड़ दिया। ये तो काले शार्क के राजा जैसे जानवर हैं। जादूगर कांसू, करो। जादूगर उमो की निगाहें समुद्र तट पर मौजूद 2 विशालकाय काले शार्क जैसे राजा जानवरों पर घातक नजरों से टिकी थीं। चूंकि वे महान जादूगरों को टक्कर दे सकते थे, इसलिए ये राजा जानवर निश्चित रूप से जादू कर सकते थे। हालांकि काले शार्क राजा जानवरों की जल प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति केवल ठेठ थी। उनका सबसे भयानक गुण उनका मजबूत शरीर था, साथ ही जल को नियंत्रित करने की शक्ति भी। ये लगभग महान जादूगरों के बराबर था, जिसने काले शार्क राजा जानवरों को एक असली उपद्रव बना दिया था। इसके अलावा अनगिनत समुद्री जानवरों में काली शार्क राजा जानवर लड़ाकू किस्म के समुद्री जानवर थे। एक से निपटना अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती थी, और दूसरी ओर 2 से निपटना तो चमत्कार ही होता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जादूगर कांसू के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। जैसे ही जादूगर उमो की आवाज धीमी हुई, जादूगर कांसू, जिसने जादूगर का सफेद चोगा पहना हुआ था, ने भी गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। उसका पूरा शरीर हल्के वायु प्रकार के तात्विक उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। हवा। जादूगर कांसू ने अपनी गोरी उंगलियों से काले शार्क के राजा की ओर धीरे से इशारा किया। अचानक हवा के झोंके से एक बवंडर प्रकट हुआ। ये बवंडर बहुत शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने समुद्री जानवर को छुआ, उसने काली शार्क के राजा को एक तेज ब्लेड की तरह बेतहाशा काटना शुरू कर दिया। यहां तक कि बलवान काले शार्क राजा जानवर के कठोर शरीर को भी लाल निशानों से ढककर काट दिया गया था। हालांकि यह अभी भी काले शार्क राजा जानवर को ज्यादा घायल नहीं कर सका, लेकिन इसने काले शार्क राजा जानवर को तकलीफ जरूर दी। वह आसमान की ओर गुर्राने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आग। झोंका जारी रहा, और जादूगर कांसू ने फिर अपनी उंगली उठाई। बवंडर के भीतर से लपटें निकलने लगीं, मानो तेज हवा की मदद से लपटें और तेजी से जलने लगीं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे हवा और आग एक साथ मिल गए हों। जादूगर उमो ने प्रशंसा में कहा, यह मंत्रों का एक मिश्रण है। ऐसी अफवाह है कि महान जादूगर सभी मंत्रों को एक साथ मिलाने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रत्येक मंत्र में विभिन्न तत्वों के कई मंत्र शामिल होते हैं। यही महान जादूगरी का असली अर्थ है। 9वें स्तर के जादूगर के रूप में मैं लंबे समय से इस चरण में फंसा हुआ हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं मंत्रों के मिश्रण का असली अर्थ कब समझ पाऊंगा और कब एक महान जादूगर बनकर कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाऊंगा। न सिर्फ जादूगर ओमो, बल्कि दूसरे जादूगर भी विस्मित थे। 7वें या उससे ऊपर के जादूगर होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नए जादू मॉडल बनाना और बनाना था। दोनों में एक बड़ा अंतर था। कुछ जादूगर जो मंत्रों की व्युत्पत्ति में माहिर थे, उनके द्वारा बनाए गए मंत्र बेहद शक्तिशाली होते थे, यहाँ तक कि वे विभिन्न स्तरों पर हत्याएं भी कर सकते थे। 7वें से 9वें स्तर के जादूगर मुख्यतः नए मंत्रों का अवमूल्यन और निर्माण करते थे, जबकि कहीं अधिक श्रेष्ठ महान जादूगर उनसे बिल्कुल ऊपर एक नए स्तर पर थे।
इसके लिए हर तरह की समझ की आवश्यकता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले से निर्मित सभी मंत्र मॉडलों का सम्मिलन किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि परिणामी सम्मिलन नष्ट न हो। अगर वह सफल हो जाता तो व्यक्ति एक महान जादूगर बन जाता। इस समय एक महान जादूगर विशेष रूप से भयानक होता। कोई भी सहज भाव या कोई भी साधारण मंत्र अनगिनत मंत्रों के गुण प्रदर्शित कर सकता था। बर्फ प्रकार के मंत्रों में जलती हुई लपटें हो सकती थीं, जबकि अग्नि प्रकार के मंत्रों में अशांत धाराएं हो सकती थीं। महान जादूगरों को मंत्रों का विलय करना होता है, जबकि महान जादूगर कांसू ने जो मंत्र जारी किया था वह वास्तव में मंत्र सम्मेलन का एक उत्पाद था, जो कभी भी बदल सकता था, किसी भी समय और स्थान पर असीम शक्तियों को उन्मुक्त कर सकता था। कौन 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 हवा के झोंकों ने काली शार्क के राजा की त्वचा को बेरहमी से चीर डाला, जबकि लपटें भी जलती रहीं। हालांकि काली शार्क का राजा बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसका शरीर लगातार फूलता रहा, मानो गुब्बारा फुला रहा हो, और उसका आकार दोगुना हो गया। फुश! इस विशालकाय काले शार्क राजा जानवर ने अपने खतरनाक तीखे दांत दिखाए, जबकि उसके शरीर से आश्चर्यजनक रूप से विशाल लहरें प्रकट हुईं, ऊपर की ओर उठीं और जादूगर कांसू की ओर बढ़ीं। जादूगर कांसू और काले शार्क राजा जानवर के बीच पहले से ही लड़ाई चल रही थी और स्थिति अनुकूल नहीं लग रही थी। उसी समय दूसरा काला शार्क राजा जानवर भी महान जादूगर कांसू की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जादूगर उमो और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। महान जादूगर कांसू के साथ अपने पिछले समझौते के अनुसार उन्हें काले शार्क राजा जानवरों में से एक को रोकना होगा। इस समय वे पीछे नहीं हट सकते थे, केवल कार्रवाई कर सकते थे। चलो, काले शार्क राजा जानवर को वापस पकड़ते हैं और आशा करते हैं कि जादूगर कांसू जितनी जल्दी हो सके दूसरे को निपटा सके, ताकि हम अभी भी एक मौका पा सकें। जादूगर उमो और उसके साथ दो फोर्ट उडोन नेताओं ने काले शार्क राजा जानवर से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके तीव्र तात्विक उतार चढ़ाव ने अधिकांश आकाश को ढक लिया। हवाएं सीटी बजा रही थीं और लपटें पर्दों जैसी थीं। 9वें स्तर के ये जादूगर, जो सामान्य समय में कम ही दिखाई देते थे, पहली ही वार में अपनी सबसे शक्तिशाली तरकीबें दिखा रहे थे। 8-9वें स्तर के जादूगरों ने लगभग एक घेरा बनाकर दूसरे काले शार्क राजा जानवर को फंसा लिया और पागलों की तरह मूसलाधार बारिश की तरह जबरदस्त जादू कर रहे थे। बूम बूम बूम। हालांकि ये भारी दिखने वाले मंत्र वास्तव में महान जादूगर कांसू के एक मंत्र जितने भी प्रभावी नहीं थे। फिर भी महान जादूगर कांसू भी काले शार्क राजा जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जादूगर उमो और 9वें स्तर के अन्य 7 जादूगरों की तो बात ही छोड़िए। ये 9वें स्तर के जादूगर, जो आमतौर पर शक्तिशाली थे और बाकी सभी से एक वर्ग ऊपर थे, काले शार्क राजा जानवर का सामना करते समय असहाय लग रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। गर्जन! काली शार्क का राजा अपनी आंखों में बदले की भावना लिए जोर से दहाड़ा। फिर उसकी विशाल पूंछ जोर से आसपास के वातावरण की ओर टूट पड़ी। बम! एक हल्के से वार से ही 9वें स्तर के 2 जादूगरों के रक्षात्मक मंत्र भी तुरंत ध्वस्त हो गए। उनके भौतिक शरीर तो और भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, हवा में उछल गए, जिससे उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। एक ही वार से 9वें स्तर के 2 जादूगर पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। तभी काली शार्क का राजा जानवर तेजी से आगे बढ़ा और उसकी विशाल शक्ति ने मानो पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया हो। इतने भयानक राजा जानवर के सामने कोई भी जादूगर डर के मारे कांप जाएगा। कोई विरोधी नहीं, बिल्कुल भी विरोधी नहीं। हम उस जानवर को जरा भी नहीं रोक सकते, उसे रोकना तो दूर की बात है। जादूगर उमो का चेहरा पीला पड़ गया था। पहले वे बहुत आशावादी थे, उनका अनुमान था कि वे 8-9वें स्तर के जादूगरों की मदद से एक काले शार्क राजा को रोक सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वे काली शार्क के राजा जानवर से मुकाबला करने से कोसों दूर हैं। आकाश में भी महान जादूगर कांसू हार की स्थिति में था। भयंकर काली शार्क के राजा जानवर का सामना करते हुए महान जादूगर कांसू के पास कोई उपाय नहीं बचा था। वे हार चुके थे और राजा जानवर को हराने का जरा सा भी मौका नहीं था। हम नाकाम रहे। 2 काली शार्क और राजा जानवरों से हम निपट नहीं सकते। अरे राजा जानवरों, पता चला कि कुर्दमानसिला द्वीप समूह के निर्माण में इतना समय लग गया। हमारी ताकत और महत्व बहुत कमजोर था। हम 2 राजा जानवरों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जादूगर उमो और बाकी लोग बस बेबसी से मुस्कुरा ही सकते थे। उन्होंने तो एक बड़े जादूगर संगठन बनने का सपना भी देखा था, खासकर महान जादूगर कांसू को हासिल करने के बाद से। फिर भी अब ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी उससे बहुत दूर हैं। एक बार एक बड़े जादूगर संगठन ने एक महान जादूगर को भेजा, जिसने समुद्र की गहराई में जाकर 3 राज जानवरों का सफाया कर दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि महान जादूगर सभी बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए जब महान जादूगर कांसू कुर्दमानसिला द्वीप समूह में आया, तो 3 प्रमुख गुटों ने एक अकल्पनीय कीमत चुकाई ताकि जादूगर कांसू कुर्दमानसिला द्वीप समूह के बीच उनका गढ़ बन सके। अध्याय 293 निकोला का जहाज। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा।
इस समय मलिन का पूरा शरीर हल्की लपटों की एक परत से ढका हुआ था, लेकिन ये लपटें पहले ही कम हो चुकी थीं। यह अग्निपतन था, लेकिन अब इसे ज्वाला मैक्सिम द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसके अलावा यह मलिन की जागरूकता में अग्नि प्रकार के मंत्रों के साथ विलीन हो गया था। बूम! अंततः मलिन के शरीर की सतह पर ज्वाला की पीली परत टिमटिमा उठी, फिर अचानक उसके शरीर में वापस सिमट गई और फिर दिखाई नहीं दी। इस बीच मलिन की चेतना में पीली लौ अंततः अग्नि प्रकार के मंत्रों में भी पूरी तरह से समाहित हो गई थी। मलिन इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप महसूस कर रहा था, हालांकि यह पेंडोरा दानव क्षमता, फ्यूज अर्थ, जिसे उसने विकसित किया था, से कुछ अलग था क्योंकि इसे मंत्र में जबरन मिला दिया गया था। ये काम करेगा या नहीं, यह उसे तब पता चलेगा जब वह इसे आजमाएगा। उग्र ज्वाला। मलिन ने तेजी से उग्र ज्वाला छोड़ी, और अचानक एक जोरदार ज्वाला उत्पन्न हुई, जो शून्य में भयंकर रूप से जल रही थी। मूलतः मूल उग्र ज्वाला की लौ लाल थी, लेकिन अब ज्वाला पीली हो गई थी और भयानक गर्मी उत्सर्जित कर रही थी। सफलता! ये सचमुच अग्निपतन की ज्वाला है। मलिन बहुत खुश हुआ। फ्लेम मैक्सिम के दमन के तहत फायरी कोलैप्स को अग्नि प्रकार के मंत्र में जबरन शामिल कर दिया गया, जिससे मंत्र की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। जहां तक फ्यूरियस फ्लेम को बेहतर बनाने की बात है, मलिन को ये स्पष्ट नहीं था। अगर फ्यूरी कोलैप्स को मंत्र में जबरन शामिल कर दिया जाए, तो क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके लिए भविष्य में और सत्यापन की आवश्यकता होगी। मलिन इस दौरान फियरी कोलैप्स के बदलावों पर भी ध्यान दे रहा था। जब भी कुछ गड़बड़ होती, तो वह उसे फिर से दबाने के लिए फ्लेम मैक्सिम का इस्तेमाल करता। हालांकि उसे नहीं पता था कि अग्नि प्रकार के मंत्रों में जबरन मिलाए जाने के बाद अग्निपतन कितना शक्तिशाली होगा। मलिन पहले छोड़े गए उग्र ज्वाला की झुलसा देने वाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह मूल अग्निपतन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये निश्चित रूप से अब केवल चौथे स्तर के मंत्रों की चरम शक्ति के बराबर नहीं था। ओह! अग्निपतन को मंत्र में समाहित करने के बाद मलिन ने भी एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने अपने शरीर और अनुबंध से पहले ही मुक्त हो जाने के एहसास का निरीक्षण करना शुरू किया। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही जादूगर को अपने दिल में एक बेड़ी सी महसूस हुई। अब तक मलिन ने सिर्फ 2 तरह के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, एक डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ और दूसरा फोर्ट उडोन के साथ। अनुबंध समाप्ति की भावना के बारे में उसे पहले से ही गलतफहमी नहीं थी। इसके अलावा मलिन ने ध्यान से महसूस किया कि एक अनुबंधात्मक बंधन वास्तव में गायब हो गया था। ये फोर्ट उडोन के साथ किया गया अनुबंध था जो गायब हो गया था। किसी भी अनुबंध को समाप्त करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए मलिन ने कभी किसी अनुबंध को समाप्त करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा कोई विचार भी आता, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर भी अब फोर्ट उडोन के साथ उसका अनुबंध सचमुच समाप्त हो चुका था, इसलिए केवल एक ही संभावना बची थी, फोर्ट उडोन ही वह पक्ष था जिसने अनुबंध समाप्त किया था। फोर्ट उडोन का क्या हुआ? उन्होंने मेरे साथ अनुबंध कैसे खत्म कर दिया? मलिन ने भौहें चढ़ाईं। अभी अनुबंध समाप्त करना पूरी तरह से फोर्ट उडोन का नुकसान था, और फोर्ट उडोन बिना किसी ठोस कारण के अनुबंध कभी समाप्त नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुर्दमानसिला द्वीप पर जाकर यह देखना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। मलिन ने एक पल सोचा और मन ही मन एक निर्णय लिया। फ्लेम मैक्सिम पर भरोसा करके अब वह निकोला के जहाज को नियंत्रित कर सकता था। उसने तुरंत निकोला के जहाज को मोड़ दिया और सबसे तेज गति से कुर्दमानसिला द्वीप समूह की ओर दौड़ पड़ा। उसने निकोला के जहाज के बारे में अभी अभी थोड़ा बहुत ही सीखा था, लेकिन उसे पहले से ही आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। मलिन ने धीरे धीरे उसके कुछ कार्यों का भी अध्ययन कर लिया था। निकोला का जहाज समुद्र की तलहटी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये चौथे स्तर के जादूगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उड़ान मंत्रों से जरूर कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी। निकोला के जहाज को सहारा देने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग किया गया था, वह स्थानिक अंतराल से अग्नि प्रकार के तात्विक पत्थरों द्वारा अवशोषित विशाल अग्नि तत्वों से आई थी। हालांकि मलिन को हमेशा लगता था कि निकोला का जहाज इतना आसान नहीं होगा। यहां तक कि पौराणिक निकोला को भी कीमियागरों को ऐसा जहाज बनाने के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ तेज गति से समुद्र के नीचे जाने के लिए तो नहीं ही किया गया होगा। अरे, नियंत्रण की यह भावना सचमुच अद्भुत है। मलिन अभी भी निकोला के जहाज के रहस्यों से परिचित हो रहा था। जल्द ही उसे पता चला कि निकोला के जहाज पर अकल्पनीय मात्रा में अग्नि तत्व जमा थे। ये सभी तत्व निकोला के जहाज ने 3000 या उससे भी ज्यादा वर्षों में अंतरिक्षीय अंतराल से अवशोषित कर लिए थे, जिनमें से निकोला के जहाज ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। परिणामस्वरूप ये अग्नि तत्व दर्जनों अतुलनीय रूप से विशाल ज्वाला स्तंभों में संघनित हो गए, जो हजारों तात्विक क्रिस्टल पत्थरों की ऊर्जा से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थे। पहली बार मलिन को विशालता का एहसास हुआ। इतने सारे ज्वाला स्तंभ, इतनी ऊर्जा इकट्ठा करने का क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि निकोला के जहाज में भी जबरदस्त आक्रमण शक्ति है। मलिन के मन में अचानक एक विचार कौंधा।
वह सही था। निकोला का जहाज लीजेंड निकोला के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था, जब वह उस अजीब आयाम से शानदार धरती पर लौटा था। चूंकि यह एकांतवास था, इसलिए यह निश्चित रूप से एकांत स्थान रहा होगा, और ये लीजेंड निकोला के लिए मददगार रहा होगा। इसलिए निकोला के जहाज में संभवतः भयानक आक्रमण शक्ति रही होगी। ये सोचकर मलिन खोजता रहा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत की, उसे निकोला के जहाज की अपार आक्रमण क्षमता नहीं मिली। निकोला का जहाज, क्या ये हो सकता है कि निकोला का पूरा जहाज वास्तव में एक शक्तिशाली कास्टिंग उपकरण है? मलिन निकोला के जहाज को नियंत्रित करता था और जहाज के हर कोने को देख सकता था। स्वाभाविक रूप से उसने निकोला के जहाज की पूरी संरचना का भी निरीक्षण किया था। यही वजह थी कि उसने ऐसा बेतुका सा विचार गढ़ा था। अगर निकोला का ये विशाल जहाज सचमुच एक ढलाई का औजार होता, तो कितना भयावह होता। ये सिद्धांत हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन मलिन ने जितना ज्यादा इस पर विचार किया, उतना ही ज्यादा उसे लगा कि वह सही था। इसलिए उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति को फ्लेम मैक्सिम का अनुकरण करने के लिए केंद्रित किया। मलिन ये भी जानता था कि वह निकोला के जहाज को नियंत्रित करने में इसी फ्लेम मैक्सिम की बदौलत सक्षम था, जिसे लीजेंड निकोला ने छोड़ा था। जैसे जैसे मलिन की मानसिक शक्ति द्वारा फ्लेम मैक्सिम का अनुकरण किया गया, निकोला के जहाज पर मलिन का नियंत्रण धीरे धीरे और भी मजबूत होता गया। अंततः निकोला के पूरे जहाज के सारे राज मलिन की आंखों के सामने उजागर हो गए। निश्चित रूप से निकोला का जहाज अपने आप में एक शक्तिशाली कास्टिंग उपकरण है, लेकिन एकमात्र चीज जो निकोला के जहाज को चला सकती थी, वह थी कहावत की शक्ति। ऐसा लगता है कि मलिन ने फ्लेम मैक्सिम से कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। उस समय जब लीजेंड निकोला को निकोला का जहाज मिला और उसने इस मैक्सिम का इस्तेमाल करके उसे चलाया, तो उससे जो शक्ति मिली वह किसी सच्चे लीजेंडरी जादूगर को टक्कर देने के लिए काफी थी। मलिन को भी अपने दिल में गहरा सदमा लगा। यह आश्चर्यजनक रूप से किंवदंती से तुलनीय था। अगर निकोला का जहाज सचमुच सक्रिय हो जाता, तो हालांकि उसकी ऊर्जा अनंत होती, यहां तक कि पिछले हजारों सालों में जमा हुए ज्वाला स्तंभों के खत्म होने तक, यह एक ऐसा झटका होता जो किसी महान जादूगर को भी टक्कर दे सकता था। यह अफसोस की बात है कि इसे केवल फ्लेम मैक्सिम से ही सक्रिय किया जा सका। लीजेंड निकोला द्वारा छोड़े गए फ्लेम मैक्सिम में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। अगर इसका इस्तेमाल निकोला के जहाज को फिर से सक्रिय करने के लिए किया गया, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। मलिन ज्वाला सिद्धांत को बहुत महत्व देते थे। हो सकता है कि वह भी इस सिद्धांत को परिष्कृत और विकसित न कर पाएं, लेकिन उनकी जागरूकता में ये सिद्धांत उनके लिए अग्नि प्रकार के मंत्र मॉडल बनाने और भविष्य में अग्नि के सार को समझने में मददगार साबित हुआ। यहाँ तक कि अगर मलिन 7वें स्तर का जादूगर बनने की आशा रखता था, तो वह फ्लेम मैक्सिम का उपयोग करके सभी नए, अत्यधिक शक्तिशाली अग्नि प्रकार के जादू मॉडल तैयार और निर्मित कर सकता था। जहां तक महान जादूगर बनने के बाद इस फ्लेम मैक्सिम को विकसित और परिष्कृत करने की बात है, उसने भविष्य में एक महान जादूगर बनने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार कर दिया था, लेकिन मलिन के लिए यह एक ऐसी घटना थी जो बहुत दूर की कड़ी थी। वह इतनी दूर की बात के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। निकोला के जहाज को प्राप्त करने में मलिन के पास एक मजबूत भरोसा था, लेकिन दुर्भाग्य से निकोला के जहाज को दूर नहीं किया जा सका क्योंकि यह केवल समुद्र के तल पर ही रह सकता था। समुद्र की तलहटी में निकोला के जहाज की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन निकोला का जहाज, जो हमेशा स्थिर रहता था, अचानक एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर आ गया। मलिन ने जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति वहां तक पहुंचा दी। निकोला के जहाज को नियंत्रित करने के बाद मलिन ने पाया कि वह निकोला के जहाज के माध्यम से समुद्र तल के आसपास की स्थिति का पता लगाने में सक्षम था। अरे, इतनी तेज लहरें! मलिन ने देखा कि निकोला के जहाज के चारों ओर लगातार लहरें उठ रही थीं जो समुद्र की सतह से बाहर निकलकर एक विशाल समुद्री लहर का रूप ले रही थीं। हालांकि जब मलिन ने ध्यान से उसकी जांच की तो उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि समुद्र की सतह पर हिंसक लहरों के बीच समुद्री जीवों के घने झुंड थे। ये समुद्री जीव एक भयंकर वातावरण पैदा कर रहे थे जो समुद्र तट की ओर दौड़ रहे थे। समुद्री जानवरों ने कुर्दमानसिला द्वीप पर हमला किया। मलिन के मन में तुरंत यह संभावना कौंध गई। आखिरकार निकोला के जहाज की ओर समुद्र में खींचे जाने से पहले उसने अकेले ही वायलेट फ्लेम द्वीप पर हमला करने वाले कई समुद्री जानवरों को मार गिराया था। ये समुद्री जानवर भले ही ताकतवर हों, लेकिन मलिन को नहीं लगता था कि कुर्दमानसिला द्वीप समूह इनका सामना नहीं कर पाएगा। अकेले फोर्ट उडोन में ही 3 9वें स्तर के जादूगर थे और ऐसी अफवाहें थीं कि एक महान जादूगर इस द्वीप पर बस गया है। हालांकि समुद्री जानवर बड़ी संख्या में आए थे, फिर भी। अध्याय 294, एक किंवदंती की शक्ति आई। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। बूम! एक और जोरदार टक्कर हुई। महान जादूगर कांसू जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल लग रहा था। वह काला शार्क राजा जानवर उसके पीछे पड़ा था। उसका विशाल शरीर एक बार फिर महान जादूगर कांसू पर दबाव डाल रहा था। महान जादूगर कांसू के चेहरे पर क्रोध की एक झलक उभरी। फिर उसने हल्के से अपने हाथ जमीन पर दबा दिए। बम! पूरा द्वीप हिलता हुआ सा लग रहा था।
पृथ्वी के तत्वों की विपुल धारियां तेजी से इकट्ठी हुईं और हवा में एक विशालकाय आकृति बन गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 दर्जन मीटर थी। हम पृथ्वी प्रकार के मंत्र मेरी विशेषता हैं। महान पृथ्वी दानव, जाओ। किसी को नहीं पता था कि महान जादूगर कांसू ने कौन सा जादू या पेंडोरा दानव क्षमता डाली थी। यह एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक महान जादूगर ही कर सकता था। विशालकाय दैत्य ने अपना शरीर हिलाया और तेजी से भागने लगा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और काले शार्क राजा की ओर झपटा। धप धप धप। दोनों विशालकाय जीव द्वीप पर बेतहाशा लड़ रहे थे और जहां से भी वे गुजरे, किसी भी जादूगर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाए। ये छोटा सा द्वीप भी पृथ्वी के दानव और काले शार्क राजा के बीच की लड़ाई को झेलने में असमर्थ लग रहा था। नतीजतन जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी, मानो वह पल भर में पूरी तरह से ढह जाएगी। पृथ्वी दानव को काली शार्क राजा जानवर से उन्मत्त होकर लड़ते देखकर वे बराबरी के लग रहे थे। हालांकि पृथ्वी दानव पर पृथ्वी तत्व कम होते गए, जबकि काली शार्क राजा जानवर और भी आक्रामक रूप से लड़ता गया। वर्तमान अनुमान के आधार पर पृथ्वी दानव की हार बस समय की बात थी। महान जादूगर कांसू ने दांत पीसते हुए जादूगर उमो और बाकियों से कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, फिर भी मैं इस काले शार्क जैसे राक्षस को नहीं मार सकता। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप जल्दी से यहां से चले जाएं। यहां इंतजार करना लगभग मरने जैसा है। पिछले समझौते के अनुसार अगर हार स्पष्ट होती तो मैं पहले बाहर निकल सकता था। अफसोस की बात है, कुर्दमानसला द्वीप थोड़े और समय तक टिके रह सकते थे। महान जादूगर कांसू सचमुच जा रहा था। जादूगर उमो और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। भले ही उन्होंने काली शार्क के राजा को रोकने की हर संभव कोशिश की हो, लेकिन अगर महान जादूगर कांसू न होता तो उन दो काली शार्क के राजा का सामना करने में उनकी जरा भी हिम्मत नहीं होती। जाओ जाओ जाओ, हम हार गए हैं, हम सचमुच हार गए हैं। ग्रे विंग एलायंस यहीं और अभी भंग हो गया है, लेकिन जब तक हम बच निकलते हैं, तब तक ग्रे विंग एलायंस को दूसरी जगहों पर फिर से स्थापित करने का मौका अभी भी है। जादूगर का टॉवर भी बर्बाद हो गया है। हम फोर्ट उडोन के उन लोगों जैसे नहीं हो सकते। उन्हें पता था कि कोई मौका नहीं है, फिर भी वे जी जान से बचाव करते रहे। चलो तुरंत भाग चलते हैं। अगर हम घूमते फिरते जादूगर भी बन जाएं, तो भी यहाँ मरने से बेहतर है। ये देखकर कि महान जादूगर कांसू जाने की तैयारी कर रहा है, जादूगर के टॉवर और ग्रे विंग एलायंस के जादूगर लगभग टूट गए। अनगिनत जादूगर हतोत्साहित हो गए और अब अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे और कुर्दमानसला द्वीप समूह से बेतहाशा भाग गए। सब कुछ चला गया, ओमो। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची कि हम तीनों महान जादूगर बन पाएंगे, इसलिए हमने फोर्ट उडोन बनाया, इस उम्मीद में कि कुछ पीछे छोड़ जाएंगे। अब फोर्ट उडोन भी जल्द ही चला जाएगा। फोर्ट उडोन के 3 किला नेताओं में से एक, जादूगर डिप ने शांति से कहा। हाँ, फोर्ट उडोन हम तीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कुर्दमानसला द्वीप समूह फोर्ट उडोन की नींव है। ये बहुत अफसोस की बात है कि अब ये नष्ट हो जाएगा। हालांकि हम तीनों पहले ही काफी समय से रह रहे हैं। चलो उन बच्चों को भागने के लिए थोड़ा और समय देते हैं। फोर्ट उडोन के एक और किएदार, जादूगर फेर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने देखा कि द्वीप के कई जादूगरों का समुद्री जानवरों ने बड़ी संख्या में पीछा किया था, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। जादूगर उमो भी हंसा, फिर सिर हिलाया और बोला, हाँ, हम तीनों बहुत समय से रह रहे हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि फोर्ट उडोन। इसके बाद फोर्ट उडोन के 3 प्रसिद्ध जादूगर, जादूगर उमो, जादूगर डिप और जादूगर फेर, धीरे धीरे हवा में ऊपर उठे। उनके शरीर पर रहस्यमयी रून प्रकट हुए। ये रून लगातार आपस में गुथे और उलझे हुए थे और तीनों को एक इकाई में मंद रूप से जोड़ रहे थे। ये फोर्ट उडोन के तीनों नेताओं की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। ये ज्ञात नहीं था कि उन्हें ऐसा जादुई रूनिक मैजिक शकल कहां से मिला। यह आश्चर्यजनक रूप से तीनों द्वारा डाले गए मंत्रों को एक साथ मिलाकर अद्वितीय शक्ति का संचार कर सकता था। यही असली वजह थी कि फोर्ट उडोन जादूगरों के टॉवर और ग्रे विंग एलायंस को दबा सका। अगर ये तीनों मिलकर काम करें, तो भी उनकी तुलना किसी महान जादूगर से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें 9वें स्तर की जादूगरी का शिखर जरूर माना जा सकता है। हालांकि ये तीनों दो विशालकाय काले शार्क राजा जानवरों के सामने बहुत छोटे थे। किले का नेता, फोर्ट उडोन के कई जादूगर उन 3 आकृतियों को हवा में उड़ते देखकर बहुत भावुक हो गए। फोर्ट उडोन में उन्होंने एक ऐसी शांति का आनंद लिया था जिसका आनंद जादूगर बनने के बाद लेना मुश्किल था। फोर्ट उडोन में न कोई छल कपट था, न कोई धोखा, न कोई ईर्ष्या। बस एक मजबूत और सौहार्दपूर्ण माहौल था। ये सब इसलिए था क्योंकि फोर्ट उडोन के तीनों किला सरदारों ने सदियों से आपस में एक अटूट विश्वास कायम कर रखा था। फोर्ट उडोन की एक और खासियत ये भी थी, उनके जादूगर न तो ज्ञान से भरे थे और न ही असाधारण रूप से शांत, बल्कि वे आदर्शवादियों के एक समूह द्वारा गठित गुट जैसे लगते थे। हालांकि ये गुट, जिसने अनगिनत जादूगरों को गर्मजोशी और अपनापन का एहसास कराया था, कुर्दमानसला द्वीप समूह के साथ विलुप्त हो जाएगा।
मारना। अंततः जादूगरों की चीख के साथ ही तीनों किलेदारों के शरीर पर एक धधकती ज्वाला फूट पड़ी, मानो पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी। यहाँ तक कि आसमान भी हल्के से लाल रंग की ज्वाला से रंगा हुआ था। रूनिक मैजिक सकल के जरिए तीनों द्वारा डाले गए मंत्र एक साथ मिल गए, जिससे उनकी शक्तियां तुरंत काफी बढ़ गईं। हालांकि जैसे ही वे काले शार्क राजा जानवर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आसमान में जो लपटें छोड़ी थीं, वे मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबा दी गई हों और अनगिनत लपटें बुझने लगीं। अरे रुको, क्या हो रहा है? जादूगर उमो ने तुरंत इस विसंगति को भांप लिया। उसने साफ महसूस किया कि आसपास की लपटें काफी कमजोर हो गई थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने आसमान में मंडराती लपटों को दबा रखा था। मेरा स्पेल मॉडल, अग्नि प्रकार का स्पेल मॉडल, ये क्यों दबा हुआ है? मेरा भी अग्नि प्रकार के मंत्र इतने दबा दिए गए हैं कि अब उन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। क्या हो रहा है? जादूगर उमो और बाकी लोगों ने ही नहीं, द्वीप पर रुके कई जादूगरों ने भी इस असामान्यता को महसूस किया। उनके शरीर में मौजूद जादू के मॉडल, खासकर अग्नि प्रकार के जादू के मॉडल, मानो किसी अदृश्य शक्ति से ढके हुए थे, जिसने उन्हें अग्नि प्रकार के जादू करने से रोक दिया था। महान जादूगर कांसु, जो अभी तक द्वीप से बाहर नहीं निकल पाया था, भी वहीं रुक गया। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई। आखिरकार वह एक महान जादूगर था, जो जादूगरों की दुनिया के शिखर पर खड़ा था। अब महान जादूगर कंसु ने आश्चर्यजनक रूप से अपने शरीर में अग्नि प्रकार के मंत्रों का दमन महसूस किया था। ये दमन बहुत ही जबरदस्त था। अगर वह अग्नि प्रकार के मंत्रों को छोड़ना भी चाहता, तो शायद उन्हें बलपूर्वक छोड़ पाता, लेकिन उनकी शक्ति सामान्य से बहुत कमजोर होती। आखिर हो क्या रहा है? ऐसी कोई शक्ति कैसे हो सकती है जो मेरे स्पेल मॉडल को दबा सके? यह असंभव है। YouTube द्वारा विज्ञापन। महान जादूगर कांसु को यह स्पष्ट रूप से पता था कि उसने पहले कभी ऐसी शक्ति का सामना नहीं किया था जो किसी महान जादूगर के शरीर में मंत्रों को दबा सके। जब सभी जादूगर घबरा रहे थे, तभी विशाल समुद्र के बीचों बीच एक ज्वाला की चमक दिखाई दी। ये ज्वाला बेहद अजीब लग रही थी, ये समुद्र की तलहटी से फैल रही थी। विशाल समुद्र पूरी तरह समुद्री जल से भर गया था, लेकिन अब ये लपटें मानो समुद्र को जला रही हों। ये लपटें समुद्र की सतह पर उभरी, धीरे धीरे हवा में फैलती गईं, और देखते ही देखते पूरे द्वीप में भीषण गर्मी फैल गई। ये भी देखा जा सकता था कि उच्च तापमान के कारण समुद्री जल वाष्पित हो गया था, तथा समुद्र के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे जैसे आग जलती गई, लपटें और भी तेज होती गईं। कई जादूगरों को लग रहा था कि उनके मंत्र मॉडल अब अग्नि तत्व का एक अंश भी अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी अग्नि तत्व समुद्र के ऊपर इकट्ठा हो गए थे और एक प्रचंड ज्वाला सागर का निर्माण कर रहे थे। ये सचमुच आग का सागर था। समुद्र भी जल रहा था। हर तरफ आग की लपटें थीं। कुछ देर पहले तक बेहद खूंखार दिख रहे समुद्री जीव जंतु अब खतरनाक माहौल को भांपकर थोड़ा बेचैन होने लगे थे। देखो, वह क्या है? हर किसी को पता नहीं था कि ये अचानक उठने वाली लपटें क्या थीं, लेकिन जल्द ही एक आकृति लपटों के अंतहीन विस्तार में तेजी से संघनित होती हुई दिखाई दी। यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर था, जिसकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक थी। इस नई घनीभूत ज्वाला के सामने दो विशालकाय काली शार्क के राजा भी छोटे लग रहे थे। इस ज्वाला दानव के निर्माण के साथ सभी को एक अकल्पनीय दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ, मानो इस प्रचंड ज्वाला दानव के सामने वे समुद्र तट पर असंख्य रेत के समान छोटे थे। ज्वाला दानव अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था कि वह अभी भी तीव्रता से अपना रूप बदल रहा था। आकाश के बादल आग की लपटों से बहुत पहले ही छट चुके थे। विशाल समुद्र में दर्जनों मील तक फैली हर चीज आग की लपटों से घिरी हुई थी। पूरा आकाश आग की तरह लाल हो गया था, यहाँ तक कि सूरज भी मानो आग की लाल लौ की एक चमक में बदल गया हो। जल्द ही ज्वाला दानव का विशाल चेहरा बन गया। यह एक अपरिचित और भयावह चेहरा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन इसने कई जादूगरों को सीधे देखने से ही डरा दिया था। जादूगर की नज़र में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी नज़र में वे स्वयं सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। जहां तक चर्च द्वारा प्रचारित ईश्वर का प्रश्न है। अध्याय 295, एक किंवदंती की शक्ति 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। स्वूश! अचानक आकाश में विशाल ज्वाला दैत्य ने अपनी आंखें खोलीं। इस क्षण मानो सभी लोग उन आंखों की ओर आकर्षित हो गए हों। आकाश में लपटें और अधिक उग्र हो गईं, जिससे ज्वाला दानव का शरीर और भी बड़ा हो गया। कितनी प्रबल भावना है! क्या यही किसी महापुरुष की शक्ति है? किसी ने यह नहीं देखा कि ज्वाला दानव की उदासीन आंखों में सहानुभूति का भाव था। इस समय तक मलिन पहले ही आकाश में लपटों को नियंत्रित कर चुका था। वह ज्वाला दानव के माध्यम से अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण भी कर सकता था, जहां वह आकाश में ज्वाला दानव में रूपांतरित होने के बराबर था। समुद्र में यह विचित्र घटना भी मलिन ने निकोला के जहाज के जरिए रची थी, जिसने लगभग अकल्पनीय मात्रा में ज्वाला स्तंभों को भस्म कर दिया था। ये ज्वाला स्तंभ निकोला के जहाज द्वारा हजारों वर्षों में जमा किए गए थे।
अब मलिन ने फ्लेम मैक्सिम का इस्तेमाल करके निकोला के जहाज पर हमला किया और तुरंत ही एक महान जादूगर के बराबर शक्तियां प्राप्त कर लीं। हालांकि समय कम था, लेकिन ऊर्जा स्तंभों की खपत की गति भयावह थी। अगर ऐसे ऊर्जा स्तंभ न होते, तो चाहे कितने भी मौलिक क्रिस्टल पत्थर क्यों न हो, निकोला के जहाज को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसके अलावा, न केवल ज्वाला के स्तंभों का, बल्कि मलिन की चेतना में विद्यमान ज्वाला मैक्सिम का भी तीव्रता से उपभोग किया गया। निकोला के जहाज को आरंभ करने के लिए अपार और अकल्पनीय ऊर्जा की आवश्यकता के अलावा, सबसे आवश्यक तत्व था किंवदंती निकोला द्वारा छोड़ा गया ये ज्वाला मैक्सिम। यदि फ्लेम मैक्सिम न हो या फ्लेम मैक्सिम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो मलिन निकोला के जहाज को संचालित करने में सक्षम नहीं होगा। लड़ाई तेज होनी चाहिए, वरना चाहे पिलर्स ऑफ फ्लेम हो या फ्लेम मैक्सिम, मैं उन्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा। मलिन ने मन ही मन एक निर्णय लिया। इसलिए ज्वाला दानव की नजरों से उसने एक बार फिर दूर समुद्र तट और विशाल समुद्र में असंख्य समुद्री जीवों को देखा। दो विशालकाय काले शार्क राजा जानवर मलिन का विशेष ध्यान केंद्रित थे। आसमान में फ्लेम जॉइंट की ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए समुद्र तट पर मौजूद दो काले शार्क राजा जानवर भी काफी गुस्से में आ गए थे। वे आसमान में फ्लेम जॉइंट पर दहाड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जाहिर है फ्लेम जॉइंट के डर से। नियंत्रण। आकाश में ज्वाला दैत्य ने गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न की। अचानक अनगिनत अग्नि तत्व समुद्र पर बेतहाशा एकत्रित हो गए, मानो आग के तूफान बन गए हों। हालांकि मलिन इस शक्ति को केवल अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकता था, फिर भी वह इसकी महान शक्ति को महसूस कर सकता था। तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम होना, यह एक ऐसी क्षमता थी जो केवल एक सिद्धांत को संघनित करने के बाद ही प्राप्त की जा सकती थी। अब तक मलिन ने अग्नि तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। वह निकोला के जहाज के माध्यम से ही एक महान जादूगर की शक्ति प्राप्त कर सकता था, उसे फ्लेम मैक्सिम से आरंभ करके। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत छोटी थी, उसने इस शक्ति की विशालता को वास्तविक समय में और भौतिक रूप में अनुभव किया था। यह एक ऐसा अवसर भी था जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। बूम! आग के तूफान के साथ ही ज्वाला दानव ने जोर से एक विशाल ताड़ का पेड़ फैलाया और उसे सीधे नीचे पटक दिया। ये ताड़ का पेड़, जो पूरी तरह से लपटों से बना था, पल भर में अविश्वसनीय रूप से विशाल हो गया और समुद्र तट के पास के पूरे समुद्र को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ तक कि समुद्र तट पर मौजूद कई समुद्री जीव, जिनमें दो विशालकाय काली शार्क राजा जानवर भी शामिल थे, भी इसकी चपेट में आ गए। लपटें गरज रही थीं और समुद्र का पानी उबल रहा था। इसके अलावा जैसे जैसे ज्वाला दानव की हथेली पास आती गई, समुद्र का पानी तेजी से वाष्पित होने लगा और एक घने कोहरे में बदल गया, जो हवा में मंडरा रहा था। यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी तुरंत वाष्पित हो गया था। ज्वाला हथेली की शक्ति एक साधारण जादूगर की समझ से कहीं परे थी। गर्जन। दोनों काले शार्क राजाओं को भी एक जोरदार खतरा महसूस हुआ और वे तुरंत आसमान की ओर गरजने लगे। उनके शरीर की स्याह त्वचा चमकदार काली लग रही थी और सतह पर धारियां दिखाई देने लगी, जो एक अजीबोगरीब ऊर्जा से चमक रही थीं। काली शार्क के अलावा अनगिनत समुद्री जानवर भी घबरा गए और भागना चाहते थे। हालांकि अगर वे समुद्र की तलहटी में भी गिर जाते, तो जैसे ही उनका शरीर खून से लथपथ हो जाता, वे तुरंत दर्द से चीख उठते। जहां भी आग की लपटें जाती, वह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाता। इन समुद्री राक्षसों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आकाश अधिकाधिक लाल होता गया, मानो आग के बादलों का एक समूह सीधे आकाश से गिर रहा हो और अकल्पनीय शक्ति के साथ बरस रहा हो। जल्दी पीछे हटो, जितना हो सके पीछे हटो। फोर्ट उडोन के तीनों सरदारों ने भी खतरे को भांप लिया था। हालांकि आग की लपटों में विवेक था और उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस अदृश्य गति ने इन 9वें स्तर के जादूगरों को बेहद दबा हुआ महसूस कराया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। टकराना। आग की लपटें आसमान से उतरीं और समुद्र तट पर टकराईं। अचानक पूरा द्वीप ढह गया, जमीन पर अनगिनत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। फिर कई छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। द्वीप की सतह, जिस पर आग की लपटें पड़ रही थीं, काली पड़ गई थी। वह भयानक जलती हुई लपटों से भर गई थी। अनगिनत समुद्री जीव उसमें बंद थे और लपटें उन्हें बेरहमी से जलाकर राख कर रही थीं। दोनों काले शार्क राजा आग की लपटों का विरोध नहीं कर सके। आखिरकार यह एक महान जादूगर की शक्ति थी। ये किसी महान जादूगर के स्तर का नहीं था। इस सिद्धांत में महारत हासिल करने और महान का दर्जा हासिल करने से कोई भी व्यक्ति लगभग भगवान जैसा बन सकता था। प्राचीन देवताओं की रचना स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा की गई थी। एक कमजोर आयाम से एक ही देवता के जन्म की संभावना होती थी। यदि आयाम शक्तिशाली होता, तो कई देवता जन्म ले सकते थे। ये देवता तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, लगभग उन महान जादूगरों के समान जो सिद्धांतों को संक्षिप्त करके तत्वों को नियंत्रित करते थे। इसके अलावा अग्नि तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। विभाजित द्वीप डूबने लगे थे, मानो वे पिघल गए हों, धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में डूब रहे थे।
न केवल छोटे द्वीप डूब रहे थे, बल्कि समुद्र की सतह का एक हिस्सा भी आग की लपटों से ढका हुआ था। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उस विशेष समुद्री सतह पर जल स्तर आग की लपटों के बाहर की समुद्री सतह से बहुत कम था। इसका मतलब ये था कि आग की लपटों से घिरे रहने के थोड़े समय में ही समुद्र का पानी लगातार वाष्पित हो गया था। अगर ये लपटें और ज्यादा देर तक जारी रहती, तो क्या पूरा समुद्र वाष्पित होकर हवा में फैल जाता? बचे हुए जादूगरों को ये दृश्य देखकर बहुत सदमा लगा, और ये दृश्य उनके मन में अमिट छाप छोड़ गया। जादूगर के बारे में यह उनकी समझ से परे था। एक महान जादूगर ज्वालामुखी विस्फोटों और प्रचंड समुद्री लहरों से भले ही न डरता हो, लेकिन वे इस तरह का स्थायी प्रभाव पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। अब जबकि आकाश में एक ज्वाला दानव था जो द्वीपों को नष्ट कर सकता था और समुद्र को वाष्पित कर सकता था, इस प्रकार की शक्ति पहले से ही चर्च ऑफ लाइट द्वारा प्रचारित देवता के लगभग बराबर थी। अनेक समुद्री जानवरों के विनाश के साथ ही आकाश में ज्वाला दैत्य भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगा, तथा ज्वाला की चमक में परिवर्तित होकर आकाश से धीरे धीरे गायब हो गया। यद्यपि ज्वाला दानव गायब हो गया, लेकिन कुर्दमानसला द्वीप पर जादू करने वालों की भीड़ अभी भी बहुत शांत थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे पहले हुए चौंकाने वाले दृश्य को याद कर रहे थे। एक किंवदंती, महान जादूगर से भी ऊंचा स्तर, जो सिद्धांतों को संक्षिप्त करता है, तत्वों को नियंत्रित करता है, और देवताओं से प्रतिद्वंदी है। यह एक किंवदंती है, एक किंवदंती ही होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी आंखों से एक महान जादूगर को देख पा रहा हूँ। महान जादूगर कांसू, जो शरीर के बराबर लंबे सफेद वस्त्र पहने हुए थे, बेहद भावुक लग रहे थे। एक महान जादूगर होने के नाते, महान जादूगर कांसू को स्वाभाविक रूप से एक सामान्य जादूगर से ज्यादा समझ थी उस महान जादूगर के बारे में। कुछ क्षण पहले आकाश में ज्वाला दैत्य ने जो कुछ दिखाया था, उसने महान जादूगर कांसू की स्मृति का एक हिस्सा जगा दिया था जो कहीं दबी हुई थी। इसने उसे जादूगरों के सबसे गौरवशाली युग के शक्तिशाली जादूगरों के एक वर्ग की याद दिला दी। वे प्रभावशाली जादूगर थे, जो देवताओं, यानी महान जादूगरों को निर्वासित करने में सक्षम थे। महान जादूगर कांसू ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर आशा की एक झलक दिखाई दी। फिर, उसकी आकृति कांप उठी और वह आकाश के उस हिस्से की ओर उड़ गया जहां पहले ज्वाला दानव था। ओह, निकोला के जहाज में, मलिन ने राहत की लंबी सांस ली। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। महान जादूगरों की शक्ति सामान्य जादूगरों की शक्ति से बिल्कुल अलग होती है। इच्छानुसार तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता, ये सचमुच अविश्वसनीय है। मलिन धीरे से बुदबुदाया। वह अभी भी ध्यान से तत्वों को नियंत्रित करने के पहले के एहसास को याद कर रहा था। मंत्रों के मुकाबले यह एक अलग एहसास था। एक मंत्र तत्वों के एक छोटे से हिस्से को ही जादुई शक्ति में बदल सकता था, इसलिए चाहे मंत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी शक्ति सीमित ही थी। फिर भी, नियंत्रित करने वाले तत्व अलग अलग थे। अनंत तत्वों को नियंत्रित करके उन्हें एक भयावह शक्ति में बदला जा सकता था जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्रों को सुखा सकती थी। हालांकि, जब मलिन ने निकोला के जहाज में जमा हुए ज्वाला स्तंभों का निरीक्षण किया, तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। पता चला कि निकोला के जहाज पर असंख्य प्रतीत होने वाले ज्वाला स्तंभों में से एक तिहाई वास्तव में जलकर राख हो चुके थे। ये हजारों सालों का भंडार था। जहां तक मलिन की जागरूकता में ज्वाला मैक्सिम का प्रश्न है, उसका उपभोग भी उतना ही कम था। उसका आकार स्पष्ट रूप से एक वृत्ताकार आकार तक कम हो गया था, और उसका आयतन भी एक तिहाई कम हो गया था। इससे पहले, मलिन निकोला के जहाज को नियंत्रित करता था। भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत और फ्लेम मैक्सिम के इस्तेमाल के कारण, मलिन ने निकोला के जहाज को तुरंत सक्रिय कर दिया, और कुछ समय के लिए एक महान जादूगर की शक्ति प्राप्त कर ली। इसके अलावा, सभी समुद्री जानवरों को मारने की उसकी दीक्षा के क्षण से, वास्तविक। अध्याय 296, स्तर बढ़ाना और लूट प्राप्त करना। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। समुद्र की गहरी काली गहराइयों में एक बड़ा जहाज, जो एक बुलबुले में बंद था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, ये जगह ठीक है। मलिन ने तुरंत निकोला का जहाज रोक दिया। अब वह समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे, कुर्दमानसला द्वीप समूह से बहुत दूर था। कोई महान जादूगर भी उसे ढूंढ नहीं पाता। कुर्दमानसला द्वीप समूह के संकट को सुलझाने के बाद, मलिन ने वहां से जाने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि जहाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निकोला के जहाज में ही रुक गया। मेरी मानसिक शक्ति तीसरे स्तर के शिखर पर है। मैं 2 और दूसरे स्तर के मंत्र बना सकता हूँ। बेल स्पेस में माइंड पावर के डुप्लीकेट के जरिए, मलिन की माइंड पावर तेजी से बढ़ी थी। अब वह 2 और दूसरे स्तर के मंत्र बना सकता था। हालांकि, उसे इसकी कोई जल्दी नहीं थी। वह निकोला के जहाज को अच्छी तरह समझना चाहता था और इसके लिए उसे कुछ समय चाहिए था। इस दौरान, वह चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी माइंड पावर बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। उस बिंदु पर, वह बचे हुए 4 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का निर्माण करने में सक्षम होगा, और एक ही झटके में द्वितीय स्तरीय जादूगर तक का स्तर प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार, मलिन ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और निकोला के जहाज से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया।
भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। मलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी छाती पर बेल स्पेस की ओर देखा। बेल स्पेस से एक बार फिर एक कंपन और झुलसती हुई ऊर्जा निकल रही थी। ये तीसरी बार हो चुका था। उम्मीद है, इस बार मेरी दिमागी शक्ति चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। मलिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। वह निकोला के जहाज पर 3 महीने से ज्यादा समय से था। ये तीसरी बार था जब बेल स्पेस में माइंड पावर का प्रतिरूप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। मन की शक्ति के डुप्लीकेट के साथ 2 बार विलय हो जाने के बावजूद मलिन की मन की शक्ति अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसा लग रहा था मानो सीमा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मन की शक्ति की प्रतिलिपि बनाएं, संयोजित करें। मलिन ने बेल स्पेस की माइंड पावर प्रतिकृति को तुरंत अपनी माइंड पावर में मिला लिया। वह इस विलन प्रक्रिया से परिचित था, इसलिए कुछ ही समय में वह धीरे धीरे माइंड पावर प्रतिकृति के साथ विलय करने लगा। तीसरे स्तर से चौथे स्तर की मानसिक शक्ति तक पहुंचना एक बड़ी बाधा थी, और वह भी बहुत कठिन। इसलिए मलिन चिंतित नहीं थे। बेल स्पेस की मदद से उनकी मानसिक शक्ति के प्रतिरूप के साथ मिलकर निरंतर विस्तार कर सकती थी। ये सामान्य ध्यान विधि से कहीं अधिक तेज था। इस प्रकार मलिन को बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। एक बार सही परिस्थितियां पूरी हो जाने पर उसकी मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से अगले स्तर तक पहुंच जाएगी। बूम! आखिरकार, जब मलिन ने तीसरी बार मन की शक्ति के प्रतिरूप से संपर्क किया, तो उसकी मन की शक्ति बाढ़ के द्वार से फूटते पानी के ज्वार की तरह हो गई। मलिन की इंद्रियों में एक बिल्कुल नई अनुभूति उभरी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा साफ लग रहा था। वह हवा में विभिन्न तत्वों की हलचल को साफ महसूस कर सकता था, जो जीवन से जगमगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्या मैं आगे बढ़ गया हूँ? मलिन को खुशी का एहसास हुआ। उसकी मानसिक शक्ति का प्रकटीकरण हुआ क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थीं। चूंकि उसकी मानसिक शक्ति का संचय पर्याप्त स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सफल हो गई। उनकी मानसिक शक्ति में इस महत्वपूर्ण वृद्धि से उनके लिए निकोला के जहाज को नियंत्रित करना भी आसान हो गया। मेरी मन की शक्ति को आखिरकार सफलता मिल गई। इसके बाद अब शेष 4 द्वितीय स्तरीय मंत्रों के निर्माण का समय है। अब तक मलिन ने 2 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का निर्माण कर लिया था, डार्कनेस टाइड और अर्थ व्हील। हालांकि अगर वह द्वितीय स्तरीय जादूगर बनना चाहता था, तो उसे शेष 4 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का निर्माण करना था। मलिन ने इन द्वितीय स्तरीय मंत्रों की तैयारी पहले ही कर ली थी जब वह डार्क मैजिक क्षेत्र में था, और वह किसी भी समय इनका निर्माण कर सकता था। मैट्रिक्स द्वितीय स्तरीय मंत्र सी ऑफ परगेटरी फायर के मंत्र मॉडल का विश्लेषण करें। मलिन ने सबसे पहले द्वितीय स्तर के अग्नि प्रकार के मंत्र सी ऑफ परगेटरी फायर का निर्माण शुरू किया। मैट्रिक्स की मदद से और प्रचुर मानसिक शक्ति के साथ मलिन के असफल होने की संभावना लगभग नगण्य थी। परिणामस्वरूप स्पेल मॉडल का निर्माण बहुत सुचारू रूप से हुआ। द्वितीय स्तरीय अग्नि प्रकार मंत्र पारगेटरी अग्निसागर का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। द्वितीय स्तरीय पवन प्रकार मंत्र लाइट ब्रीज का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। द्वितीय स्तरीय थंडर प्रकार मंत्र लाइटनिंग फ्लैश का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। द्वितीय स्तरीय बर्फ प्रकार मंत्र आइस सील जोन का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। अन्य जादूगरों को अपने मंत्र मॉडल तैयार करने में काफी समय लग सकता था, भले ही उनके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति हो। इसके अलावा उन्हें स्थिरता, अनुकूलता और अन्य पहलुओं पर भी नजर रखनी पड़ती थी, इसलिए इसमें काफी समय लगता था। उन्हें कुछ महीनों या कुछ वर्षों का समय भी लग सकता था। ये व्युत्पत्ति की चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी जिसने अधिकांश स्पेल कास्टर्स को बाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप वे चाहे जो भी करें, नए स्पेल मॉडल का निर्माण करने में असमर्थ रहे। हालांकि मलिन को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी एकमात्र चिंता पर्याप्त मानसिक शक्ति प्राप्त करना था। इसके साथ वह स्वतंत्र रूप से और लगातार स्पेल मॉडल बनाने के लिए मैट्रिक्स पर निर्भर रह सकता था। इसलिए मात्र 10 दिनों में मलिन ने शेष 4 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया। जैसे ही उसने दूसरे स्तर के सभी मंत्रों का निर्माण पूरा किया, मलिन ने अपनी चेतना में एक अवर्णनीय परिवर्तन होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन था और मलिन इसे पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। फिर भी जब उसकी मानसिक शक्ति चौथे स्तर पर पहुंच गई, तो वह और भी अधिक तीव्र हो गई, इसलिए उसने अपनी जागरूकता में परिवर्तन को तुरंत ही भांप लिया। असंख्य मंत्र मॉडलों के नीचे उसकी जागरूकता धीरे धीरे व्यापक होती हुई प्रतीत हो रही थी। शुरुआत में ऐसा लगता था कि उसकी जागरूकता की कोई सीमा नहीं है, बल्कि असल में उसका ज्यादातर हिस्सा एक खाली जगह थी। दूसरी ओर जादू के मॉडलों के निर्माण से ऐसा लगता था कि वह क्षेत्र और भी ज्यादा प्रकाशित हो गया है। उसने जितने ज्यादा जादू के मॉडल बनाए और जितने ज्यादा मजबूत जादू के मॉडल बने, प्रकाशित क्षेत्र उतना ही व्यापक होता गया।
मलिन को नहीं पता था कि उसकी जागरूकता में इस परिवर्तन का वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके मंत्र मॉडल में कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में चिंता नहीं की। लगातार कई मंत्रों का निर्माण करने के बाद कौन जानता था कि केवल मंत्र मॉडलों के माध्यम से जादुई शक्ति को रूपांतरित करने में कितना समय लगेगा। इसलिए सामान्यतः कई उन्नत जादूगर अपने मंत्रों का निर्माण करने के बाद जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले तात्विक क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करते थे। मलिन भी कोई अपवाद नहीं था। पिछली बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसके पास ढेर सारे एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थर बचे थे। हालांकि एक साथ 4 दूसरे स्तर के मंत्र रचने के कारण उसने अपने एलिमेंटल क्रिस्टल पत्थरों का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। मेरे पास बहुत सारे मौलिक क्रिस्टल पत्थर नहीं बचे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दूसरे स्तर के मंत्रों के लिए इतने सारे मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करूंगा। मलिन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। उसके दूसरे स्तर के मंत्र अपने स्तर के सर्वश्रेष्ठ थे और काफी जादुई शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम थे। हालांकि साथ ही उन्होंने बहुत सारे मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। मलिन समुद्र की गहरी गहराइयों में होने के कारण मौलिक क्रिस्टल पत्थर पाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर भी उसके पास एक योजना थी। इन 3 महीनों के दौरान उसने निकोला के जहाज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मलिन ने पाया कि निकोला के जहाज की 3 बाधाओं के सामने, खासकर पहली और दूसरी बाधा के सामने, सूखी हड्डियों के ढेर थे। ये जादूगर थे जिन्हें निकोला के जहाज की बाधाओं को पूरा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे मर गए। फुश यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। निकोला के जहाज को अपने नियंत्रण में लेते ही मलिन के शरीर पर एक रहस्यमय रूनिक जादू का घेरा तेजी से उभर आया। पलक झपकते ही वह पहली बाधा के सामने प्रकट हो गया। कई कंकाल ऐसे थे जो हल्के से स्पर्श से ही सफेद धूल में बदल गए थे। जाहिर था कि काफी समय बीत चुका था। फिर भी समय के साथ ये छल्ले खराब नहीं हुए। इन छल्लों के भीतर का स्थान बेहद स्थिर था और जब तक किसी शक्तिशाली बल का प्रहार न हो, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। मलिन का निशाना ये अंगूठियां थीं। उसने बेतरतीब ढंग से कुछ अंगूठियां उठाईं और अपनी मन की शक्ति से उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया। बुरा नहीं है। यहाँ कई मौलिक क्रिस्टल पत्थर हैं, साथ ही मंत्र मॉडल और औषधि सामग्री भी हैं। अरे, इसके पास कुछ दुर्लभ खजानों के साथ कुछ वस्त्र भी हैं। मलिन ने सभी छल्लों को देखा। वे मुख्यतः मौलिक क्रिस्टल पत्थरों, कुछ औषधि सामग्री और कीमिया सामग्री से भरे हुए थे। फिर भी ये तो बस पहली बाधा थी। जो जादूगर पहली बाधा भी पार नहीं कर पाए, उनकी क्षमताएं कमजोर थीं, इसलिए स्वाभाविक था कि उनके पास ज्यादा अच्छी चीजें नहीं थीं। बहुत जल्द मलिन दूसरी बाधा पर पहुंच गया। हड्डियां कम थीं, फिर भी मलिन को यहाँ छल्लों से ज्यादा उम्मीदें थीं। जो लोग दूसरी बाधा तक पहुंचने में कामयाब रहे, उनकी शक्तियां ज्यादा थीं, इसलिए जाहिर है उनके पास ज्यादा कीमती चीजें भी होंगी। इसलिए मलिन ने जल्दी से जमीन पर पड़े छल्लों को उठाना शुरू किया और ध्यान से उनमें से देखने लगा। यहाँ काफी संख्या में मौलिक क्रिस्टल पत्थर हैं और कुछ शक्तिशाली मंत्र भी हैं। रोब्स, और वो भी एक से ज्यादा। जरा रुको, ये कौन सा ढलाई का औजार है? मलिन ने एक पंक्ति में कई छल्लों को देखा। उनमें से एक में कई ढलाई के औजार थे, जिनमें से कई मलिन ने पहले कभी नहीं देखे थे। इस अंगूठी का मालिक जीवित रहते हुए जरूर धनी रहा होगा, तभी उसके पास इतने सारे ढलाई के औजार थे। हालांकि जब कोई निकोला के जहाज में फंस जाता था, तो उसके पास कितने भी ढलाई के औजार हों, कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी बाधा ढलाई के औजार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती थी। अध्याय 297 ज्वाला कारागार। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन उस समय हवा में तैर रहा था। पवन तत्व की लहरें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं, उसे सहारा दे रही थीं। इससे साबित होता था कि वह बेल्ट वाकई एक उड़ने वाला ढलाई उपकरण था। बेल्ट में कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति होनी चाहिए जो वायु प्रकार का जादू कर सके। इस तरह ये जादूगर को हवा में उठा लेती है, जिससे चौथे स्तर के जादू का प्रभाव प्राप्त होता है। इस तरह का एक उड़ने वाला जादू करने वाला उपकरण बहुत कीमती था। ये ध्यान रखना चाहिए कि उड़ने वाले मंत्र केवल वही जादूगर ही प्राप्त कर सकता था जो चौथे स्तर तक पहुंच गया हो और जिसने पवन प्रकार का जादू बनाया हो। चौथे स्तर से नीचे के जादूगरों या चौथे स्तर या उससे ऊपर के जादूगरों के लिए जो पवन प्रकार के मंत्रों का निर्माण नहीं करते थे, इस तरह के एक उड़ने वाले कास्टिंग टूल ने चीजों को और अधिक सुविधाजनक बना दिया और यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी युद्ध क्षमता में भी सुधार हो सकता है। मलिन ने बेल्ट की शक्तियों का और अन्वेषण किया। हवा में उसकी उड़ान की गति कोई खास नहीं थी, लेकिन यह उसके द्वारा इस्तेमाल की गई स्वतंत्रता की हवा से कहीं ज्यादा तेज थी। ये गति लगभग एक सामान्य चौथे स्तर के उड़ान मंत्र जितनी थी। इसके अलावा हालांकि बेल्ट को कुछ पवन प्रकार के मौलिक क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता थी, ये राशि मलिन के लिए ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसके पास अब कई अंगूठियां और बड़ी मात्रा में मौलिक क्रिस्टल पत्थर थे। यह उड़ने वाला ढलाई का औजार मलिन को दूसरी बाधा पार करने पर मिली सबसे अच्छी चीज थी।
कुछ अन्य अंगूठियों में भले ही कुछ कीमती चीजें हों, लेकिन वे इस उड़ने वाले ढलाई के औजार की बराबरी नहीं कर सकती थीं। मोल्टा साम्राज्य के युग के बाद से, जो जादूगरों का सबसे गौरवशाली युग था, कीमिया की विरासत का एक बड़ा हिस्सा लुप्त हो चुका था। कास्टिंग उपकरण भी कीमिया का एक हिस्सा थे, और एक उड़ते हुए कास्टिंग उपकरण को रूपांतरित करना काफी कठिन था। इसलिए, जब मलिन डार्क मैजिक क्षेत्र, स्टर्लिंग हाउस और फोर्ट ओडोन में थे, तो उन्होंने कभी किसी को उड़ने वाले कास्टिंग टूल के साथ नहीं देखा था। इसलिए, इस बेल्ट को एक अनमोल खजाना माना जाता था। दूसरी बाधा पर छल्लों को तब तक लूटते रहे जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। मलिन को और भी ज्यादा उत्सुकता का एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ। पलक झपकते ही वह सीधे तीसरी बाधा की ओर बढ़ गया। मलिन ने पहले ही ज्वाला बीन को ये कहते सुना था कि 3000 से ज्यादा सालों में केवल 3 व्यक्ति ही तीसरी बाधा पार कर पाए हैं। मलिन चौथा था, लेकिन उसके अलावा किसी और ने कभी तीसरी बाधा पार नहीं की थी। जो जादूगर तीसरी बाधा तक पहुंचने में सक्षम थे, वे निश्चित रूप से असाधारण जादूगर रहे होंगे। फुश! तीसरी बाधा के सामने मलिन की आकृति प्रकट हुई। उसने जमीन पर नजर दौड़ाई, लेकिन भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे इस तीसरी बाधा के आगे कोई हड्डी या छल्ला नजर नहीं आया। मलिन को स्पष्ट रूप से याद था कि ज्वाला बींग ने बताया था कि मलिन के अलावा कुल मिलाकर 3 अन्य लोग थे जो तीसरी बाधा तक पहुंच गए थे। हालांकि, वे तीनों तीसरी बाधा को पूरा करने में सफल नहीं हुए। मलिन को याद आया कि फ्लेम बींग ने विस्तार से क्या कहा था। फ्लेम बींग ने बताया था कि एक व्यक्ति सचमुच एक संकी था जिसके पास 5 तरह की पैंडोरा दानव क्षमताएं थीं, लेकिन उस व्यक्ति ने बाधा पार करने के तीनों मौके गंवा दिए और उसे फ्लेम जेल में डाल दिया गया। ये सोचते ही मलिन की आंखें चमक उठीं और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये सही है, ज्वाला कारागार। तीसरी बाधा तक पहुंचने में कामयाब रहे जादूगर इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? उनमें एक 7वें स्तर का जादूगर भी था। उन्हें ज्वाला कारागार में इसलिए फेंका गया होगा क्योंकि वे बाधा पार नहीं कर पाए। ज्वाला कारागार, ये बात ज्वाला जीव द्वारा बार बार उठाई गई थी। इसके अलावा, मलिन के अनुमान के अनुसार, ये ज्वाला कारागार निश्चित रूप से निकोला के जहाज पर था। हालांकि, अब मलिन का निकोला के जहाज पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता था, लेकिन उसने ऐसी किसी ज्वाला जेल की खोज नहीं की थी। फ्लेम प्रिजन, लीजेंड निकोला द्वारा स्थापित एक जेल होना चाहिए। चूंकि यह एक जेल है, इसलिए इसे अच्छी तरह से छिपाया और मजबूत होना चाहिए ताकि लोग आसानी से भाग न सकें। मलिन के मन में अनगिनत विचार कौंधे, जिसके बाद उसने निकोला के जहाज के हर कोने को एक बार फिर से छान मारा। इसके अलावा, उसने खास तौर पर उन जगहों पर ध्यान दिया जहां अग्नि तत्व की सघनता थी। हालांकि, काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई ज्वाला कारागार नहीं मिला। फिर भी, मलिन ने हार नहीं मानी, बल्कि दूसरी सोच अपनाई। उसने निकोला के जहाज पर अग्नि तत्व की सबसे ज्यादा मात्रा वाली जगह की तलाश की। वह स्थान जहां अग्नि तत्व सबसे अधिक केंद्रित है, वह स्थान है जहां ज्वाला के स्तंभ हैं। मलिन के दिमाग में सबसे पहले ज्वाला के वे स्तंभ आए जो संघनित अग्नि तत्व से बने थे। निकोला के जहाज पर अग्नि तत्व की सबसे अधिक सांद्रता वाली जगह निश्चित रूप से वे ज्वाला के स्तंभ ही थे। हालांकि, मलिन उस इलाके में कभी नहीं गया था। फिर भी, ज्वाला जेल का पता लगाने के लिए, मलिन ने ज्वाला के स्तंभों वाली उस जगह का दौरा करने का फैसला किया। डॉट 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 जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कितना तीव्र अग्नि तत्व। मलिन एक कमरे में प्रकट हुआ जो आग की तरह लाल था। उसने चारों ओर देखा। वह जगह ज्वाला के विशाल स्तंभों से भरी हुई थी, जिनसे भयानक चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी। मलिन ने चारों ओर घूमकर संयोगवश पाया कि आग से भरे इस कमरे में एक मोटा, भारी धातु का दरवाजा था। यदि मलिन स्वयं यहां नहीं आया होता, तो उसके पास इस धातु के दरवाजे को खोजने का कोई तरीका नहीं होता। यद्यपि मलिन निकोला के जहाज को नियंत्रित करता था, फिर भी वह ज्वाला के असंख्य स्तंभों को केवल सरसरी निगाह से ही देख सकता था, तथा इन स्तंभों के विवरण की स्पष्ट समझ प्राप्त नहीं कर सकता था। अब जब उसने बड़े धातु के दरवाजे को देखा तो मलिन का उत्साह बढ़ने लगा। इन बड़े दरवाजों के पीछे क्या है? क्या ये ज्वाला कारागार हो सकता है? मलिन बड़े धातु के दरवाजों के पास गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई तंत्र या ऐसा कुछ भी नहीं था। वह संभावनाओं पर विचार करने लगा। निकोला के जहाज पर, मलिन, जिसके पास फ्लेम मैक्सिम था, वास्तव में निकोला के जहाज का स्वामी था। वह इस जहाज पर किसी भी जगह प्रवेश करने में पूरी तरह सक्षम था। ये सोचते ही मलिन ने अपनी चेतना में ज्वाला सिद्धांत का जोरदार अनुकरण किया। ज्वाला सिद्धांत ने अपनी शक्ति के कुछ तार छोड़े, और मलिन भारी आवाज में चिल्लाया, खोलो। गड़गड़ाहट। मलिन के चारों ओर फ्लेम मैक्सिम का बल छोड़े जाने के बाद मोटे ठोस धातु के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। धातु के दरवाजे खुले, और एक क्षण में ही मलिन अंदर आ गया। यह एक विशाल और खाली हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक गोलाकार क्षेत्र था जो 16 विशाल स्तंभों से घिरा हुआ था। स्तंभों पर रूनों की घनी रेखाएं बनी हुई थीं। यहां तक कि फ्लेम मैक्सिम की शक्ति का भी कुछ अंश था, जिससे मलिन परिचित था।
16 विशाल स्तंभों ने एक विशाल रूनिक जादुई घेरा बना रखा था, जो उस गोलाकार क्षेत्र को घेरे हुए था। उस क्षेत्र के अंदर आग की लपटें थीं जो तेजी से नाच रही थीं और उमड़ रही थीं। ज्वाला जेल, ये ज्वाला जेल ही होगी। मलिन को खुशी का एहसास हुआ। 16 रूनिक स्तंभों से घिरे गोलाकार क्षेत्र में लपटें मलिन में एक परिचितता का एहसास जगा रही थीं। ये शक्ति फ्लेम मैक्सिम जैसी थी। इससे पता चलता था कि उस क्षेत्र में लपटें कितनी भयानक थीं। जैसे ही कोई अंदर कदम रखता, वह राख में बदल जाता। हॉल में इस भीषण गर्मी का एहसास न होने का कारण शायद ये रहस्यमयी रून थे जिन्होंने आग की लपटों को घेरे में मजबूती से फंसा लिया था। इसी से भयानक ज्वाला कारागार का निर्माण हुआ। जो भी जादूगर तीसरी बाधा को पार नहीं कर पाता था और ज्वाला की छवि से नहीं मारा जाता था, उसे ज्वाला कारागार में डाल दिया जाता था। इतनी भयावह लपटें, मुझे डर है कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। अगर तीसरी बाधा तक पहुंचने वाले 3 जादूगरों को ज्वाला कारागार में डाल दिया गया होता, तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। सवाल यह है कि क्या वे छल्ले अब भी यहाँ हैं या नहीं। फ्लेम जेल की लपटें कितनी भयावह थीं, ये देखकर मलिन को थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई। हालांकि वलय आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसी लपटों के सामने, जिनकी शक्ति फ्लेम मैक्सिम जैसी ही थी और जिन्हें निश्चित रूप से स्वयं लीजेंड निकोला ने ही बनाया था, यह असंभव था कि कोई स्थानिक वलय अक्षुण्ण और अक्षुण्ण रह सके। फिर भी मलिन ने सोचा कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। वह फ्लेम प्रिजन की ओर चल पड़ा ताकि उसे और साफ देख सके। जैसे ही वह ज्वाला कारागार के पास पहुंचा, 16 खंभों पर लगे रून एक विशाल जाल में बदल गए जिसने मलिन का रास्ता रोक दिया। इन रूनों की ताकत के आधार पर मलिन ने अनुमान लगाया कि महान जादूगरों के लिए भी यहां से निकलना मुश्किल होगा। हालांकि उसकी चेतना में फ्लेम मैक्सिम निकोला के पूरे जहाज के नियंत्रण का आधार था, इसलिए उसने एक बार फिर फ्लेम मैक्सिम की शक्ति को मुक्त कर दिया। तुरंत मलिन को रोकने वाले रून गायब हो गए। स्विश, मलिन ने जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि रूनिक मैजिक सर्कल के गायब हो जाने के बाद उसे ऊर्जा का एक जलता हुआ झोंका महसूस हुआ, फिर भी वह फ्लेम प्रिजन में कदम रख दिया। ज्वाला कारागार की लपटें बेहद भयावह थीं। मलिन जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और लगातार ज्वाला सिद्धांत का अनुकरण करता रहा। उसने पाया कि ज्वाला सिद्धांत की एक छोटी सी शक्ति ही इन प्रचंड, उमड़ती लपटों को पूरी तरह से दबा सकती थी। इसी वजह से मलिन ने ज्वाला कारागार में कदम रखने का साहस किया। मलिन फ्लेम जेल में आराम से चला गया। फ्लेम मैक्सिम के दबाव में, जेल की लपटें उसे छू भी नहीं पा रही थीं। किसी को फिर से ज्वाला जेल में फेंक दिया गया है। अचानक, ज्वाला कारागार के बीच से एक बूढ़ी आवाज आई। मलिन के कदम सहज ही रुक गए, और उसकी मानसिक शक्ति भड़क उठी। क्या कोई सचमुच अभी भी जीवित है? मलिन तुरंत बहुत सतर्क हो गया और आवाज की ओर बढ़ने लगा। अंततः 13वें स्तंभ के नीचे मलिन ने एक जादूगर को देखा जो स्तंभ के नीचे दृढ़ता से छिपा हुआ था। उसका शरीर एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। ज्वाला कारागार की लपटें उसके ऊपर जल रही थीं। अध्याय 298, एक गुलाम अनुबंध। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। इससे पहले, बूढ़ा जादूगर ज्वाला कारागार में अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन अब उसके शरीर के चारों ओर एक जबरदस्त शक्ति चमक रही थी। खासकर, उसे ढनकी हुई लपटों की परत तेजी से भड़क रही थी, जो ज्वाला कारागार की लपटों को हल्की सी प्रतिक्रिया दे रही थी। इस जबरदस्त उपस्थिति ने मलिन को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। फिर भी, मलिन ने पलक तक नहीं झपकाए। निकोला के जहाज पर उसे किसी का डर नहीं था। इसके अलावा, वे ज्वाला कारागार में थे। कोई भी उस अंतहीन लपटों का सामना नहीं कर सकता था। बूढ़ा जादूगर बस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी उपस्थिति का जोरदार प्रदर्शन करके वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता था। ये देखकर कि मलिन शांत और स्थिर भाव से स्थिर है, बूढ़ा जादूगर, जो कुछ क्षण पहले तक बहुत शक्तिशाली लग रहा था, तुरंत हताश हो गया। आसपास की लपटें उसे बेतहाशा घेर रही थीं और उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े जादूगर का पिछला बल प्रक्षेपण उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। कौन जाने उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। बूढ़े जादूगर ने मलिन को गहरी नजर से देखा, जिसके बाद उसने उदास और धीमी आवाज में कहा, केवल वे ही लोग ज्वाला कारागार में आजादी से घूम पाएंगे जिन्होंने लीजेंड निकोलास फ्लेम मैक्सिम हासिल किया है। लगता है तुम ही वो जादूगर हो जिसने तीनों बाधाएं पार कर ली हैं और आखिरकार लीजेंड निकोलास फ्लेम मैक्सिम जीत लिया है। बूढ़े जादूगर ने एक रहस्यमय भाव लिए हुए अपना सिर उठाया। पता चला कि उसकी पिछली ऊर्जा का विस्फोट सिर्फ एक दिखावा था। ओह, आप सचमुच लीजेंड निकोला और फ्लेम मैक्सिम के बारे में जानते हैं। मलिन ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़े जादूगर की बातों से उसकी दिलचस्पी जागी। आखिरकार, निकोला का जहाज समुद्र की गहराइयों में छिपा था, और ज्वाला प्रधान ने कहा था कि निकोला के जहाज में घुसने वाले सभी लोगों को ज्वाला प्रधान जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। अगर कोई तीसरी बाधा पार नहीं करता, तो उसे पता ही नहीं चलता कि निकोला के जहाज पर क्या खजाना है। पब फ्यूचर विज्ञापन। अरे, मुझे इसके बारे में जरूर पता है क्योंकि उस साल मैं यहाँ खास तौर पर उस फ्लेम मैक्सिम के लिए आया था जो लीजेंड निकोला ने छोड़ा था।
उससे पहले मुझे एक संदेश मिला था जो लीजेंड निकोला ने रहस्यमयी तरीके से छोड़ा था, और मुझे पता चला कि उन्होंने समुद्र की तलहटी में एक फ्लेम मैक्सिम छोड़ा था। मुझे उसकी सही जगह तो नहीं पता थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि वह कहाँ है। इसलिए मैं समुद्र के उस क्षेत्र में दशकों तक अथक प्रतीक्षा करता रहा। अंततः मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। मुझे यहाँ घसीटा गया। बस अफसोस की बात यह थी कि मैं अंततः तीसरी बाधा की ज्वाला प्रतिमा को पराजित नहीं कर सका। पता चला कि बूढ़ा जादूगर जानबूझकर यहाँ उस फ्लेम मैक्सिम के लिए आया था जो लीजेंड निकोला पीछे छोड़ गया था। शायद लीजेंड निकोला चिंतित थे और उन्होंने कुछ और संदेश छोड़ दिए थे। हर शताब्दी में ज्वाला प्राणी जादूगरों के एक नए समूह को पकड़कर निकोला के जहाज पर ले आता था। इस प्रकार पुराना जादूगर उस क्षेत्र के आसपास सतर्कता से प्रतीक्षा करता था। स्वाभाविक रूप से उसे ज्वाला प्राणी पकड़कर निकोला के जहाज पर ले आता था। जैसे ही बूढ़े जादूगर ने बोलना खत्म किया, ज्वाला कारागार में सन्नाटा छा गया। आखिरकार बूढ़े जादूगर ने फिर कहा, तुम्हें ज्वाला का सिद्धांत मिल गया है। बताओ, तुम मेरा क्या करोगे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर मलिन ने ध्यान से उस बूढ़े जादूगर को देखा। हालांकि वह थोड़ा उदास लग रहा था, पर उसमें जरूर कोई अद्भुत क्षमता रही होगी कि वह इस भयानक ज्वाला कारागार में इतने सालों तक बिना मरे टिका रहा। विशेष रूप से उसने जो शक्ति का प्रदर्शन किया था, वह औसत 7वें स्तर के जादूगर से कहीं अधिक था। ये देखकर कि मलिन हिचकिचा रहा है, बूढ़े जादूगर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बाहर जाने दो। मैं, बामो, तुम्हें 3 वादे देने को तैयार हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 3 वादे। जादूगर बामो, मुझे डर है कि तुम अपनी स्थिति समझ नहीं पा रहे हो। निकोला के जहाज का नियंत्रण मेरे हाथ में है, और तुम्हारी जान भी मेरे हाथ में है। तुम्हें लगता है कि मैं 3 छोटे छोटे वादों की परवाह करूंगा? मलिन ठिठक कर हंसा। इस आदमी के पास वाकई कमाल का आइडिया था। मलिन से आजादी के बदले सिर्फ 3 वादे। अगर खतरे से बाहर आने के बाद उसने मलिन पर हमला कर दिया, तो उन 3 वादों का क्या फायदा? YouTube द्वारा विज्ञापन। इसलिए मलिन इतनी मूर्खता से इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। जादूगर बामो ने मलिन के हाव भाव देखकर अपना जबड़ा भींच लिया। हालांकि तुमने फ्लेम मैक्सिम प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम उसे परिष्कृत नहीं कर पा रहे हो। हालांकि तुमने तीसरी बाधा पार कर ली है, फिर भी तुमने जरूर किसी तरकीब का सहारा लिया होगा, कौन जाने क्या, क्योंकि तुम्हारी क्षमताएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं। अगर तुम मुझे आज़ाद करने को राजी हो, तो हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, 10 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। जादूगर बामो ने एक और उपाय सुझाया, लेकिन यह ज्यादा बेहतर था। मलिन समझ गया कि जादूगर बामो ही 7वें स्तर का जादूगर होगा जिसका जिक्र फ्लेम बींग ने किया था। इतने साल बीत गए थे और फिर भी जादूगर बामो अभी भी जिंदा था। वह ज्वाला कारागार की लपटों का प्रतिरोध करने में सक्षम था और निश्चित रूप से एक साधारण 7वें स्तर का जादूगर नहीं था। 10 साल तक इतने शक्तिशाली जादूगर का संरक्षण एक अच्छा विकल्प होता। कुछ क्षण सोचने के बाद भी मलिन ने अपना सिर हिलाया। जादूगर बामो का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने भारी आवाज में कहा, तुमने ये दोनों शर्तें ठुकरा दी हैं। मुझे आजाद करने के बदले में तुम असल में क्या चाहते हो? ज्वाला कारागार में हर दिन यातना और कष्ट सहना पड़ता था। हालांकि जादूगर बामू खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके पास ज्वाला कारागार से भागने का कोई मौका नहीं था। इसलिए वह ज्वाला कारागार से निकलने के अपने एकमात्र मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। यह आसान है। मेरे साथ सबसे ऊंची श्रेणी का गुलामी का अनुबंध कर लो, और मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मलिन के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई जब उसने शांति से कहा, क्या एक गुलाम अनुबंध? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। भले ही मैं इस ज्वाला जेल में मर जाऊं, मैं आपके साथ कभी भी गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मलिन का अनुरोध सुनकर जादूगर बामो ने बिना सोचे समझे उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा वह काफी नाराज भी लग रहा था। सभी प्रकार के अनुबंधों में दास अनुबंध सबसे कठिन था। दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले जादूगरों के लिए उनकी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि उनकी जान भी, उनके स्वामियों के हाथों में थी। उनके स्वामी उन्हें अपनी इच्छा से मार सकते थे। यहाँ तक कि प्रवेश स्तर का जादूगर भी ऐसे कठोर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। जादूगर बामो जैसे गर्वित 7वें स्तर के जादूगर की तो बात ही छोड़िए। डार्क मैजिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मलिन को विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की कुछ समझ हो गई थी। संयोग से उसे दास अनुबंध के बारे में कुछ बारीकियां पता चली, और इस तरह उसे ऐसे कठोर अनुबंध के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। जादूगर बामू एक सच्चा 7वें दर्जे का जादूगर था, कोई साधारण जादूगर नहीं। अगर मलिन उसे आजाद कर देता, तो मलिन का उस पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी था। इसलिए एक गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना ही एकमात्र रास्ता था। जादूगर बामो, इसे ठुकराने में इतनी जल्दी मत करो। मैं यहाँ 3 दिन इंतजार करूंगा।
अगर तब तक तुम गुलामी का अनुबंध करने को तैयार नहीं हो तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो और मौज मस्ती कर सकते हो। ये कहकर मलिन ज्वाला कारागार से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। इसके बजाय 16 रूनिक स्तंभों के नीचे वह कमल मुद्रा में बैठ गया। वह यहाँ 3 दिन तक प्रतीक्षा करेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस जगह से मलिन अभी भी जादूगर बामों की हर हरकत देख सकता था। जादूगर के शरीर के चारों ओर हल्की आग की रोशनी की एक परत सी लग रही थी, जो जादूगर बामों का ही जादू होगा। फिर भी वह अग्नि प्रकार का जादू कुछ कुछ ज्वाला कारागार की लपटों जैसा लग रहा था। ये लपटें, जो ज्वाला जेल जैसी थीं, जादूगर बामों को ज्वाला जेल की भीषण गर्मी को झेलने में सक्षम बना सकीं और इस तरह वह अब तक जीवित बचे रहे। मलिन ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी चेतना में फ्लेम मैक्सिम के जरिए उसने निकोला के जहाज पर तुरंत नियंत्रण पा लिया। पूरे जहाज का हर कोना मलिन के दिमाग में उभर आया। इससे पहले मलिन को फ्लेम प्रिजन नहीं मिला था, इसलिए उसके पास उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि अब जब उसने उसे ढूंढ लिया था तो मलिन निकोला के जहाज पर फ्लेम मैक्सिम की कमान के जरिए फ्लेम प्रिजन को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसलिए मलिन के एक विचार से ज्वाला कारागार को घेरे हुए 16 रूनिक स्तंभ हल्के से कांपने लगे। इसके बाद रहस्यमय रून के पात्र ज्वाला कारागार में उड़ गए। बूम! जैसे ही ये रून ज्वाला कारागार में दाखिल हुए, पूरी कारागार की लपटें इतनी भयंकर रूप से भड़क उठी मानो किसी ने उन पर पेट्रोल डाल दिया हो। वे पहले से भी ज्यादा तेजी से जलने लगीं। मलिन धीरे से हंसा। जादूगर बामो, 3 दिन तक इनका आनंद लो। हाँ, अगर तुम ये 3 दिन झेल सको तो मैं तुम्हें बाहर जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। जादूगर बामो का चेहरा गहरा लाल हो गया और उसके पूरे शरीर में अग्नि तत्व का उतार चढ़ाव असामान्य रूप से तीव्र हो गया। उसके शरीर पर लगी आग की परत उसे झेलने में असमर्थ लग रही थी और वह एक ऐसी स्थिति में फंस गया जो खतरनाक होती जा रही थी। यह मलिन की छोटी सी चाल थी। जादूगर बामो एक जटिल व्यक्ति था। मलिन ने पहले उसकी जो भयावह उपस्थिति महसूस की थी, वह एक निर्दयी आत्मा से भरी थी। केवल वही व्यक्ति ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर सकता है जिसने कई लोगों का वध किया हो। जादूगर बामो ने इसे बहुत कष्ट से सहन किया। मलिन को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसके पास बहुत समय था। फिर भी ज्वाला कारागार की भयावह शक्ति देखकर मलिन को एक विचार आया। अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता तो वह उसे निकोला के जहाज में घसीटकर ज्वाला कारागार में डाल सकता था और सब कुछ ठीक हो जाता। फिर भी ये शर्म की बात थी कि निकोला के जहाज को स्थानांतरित नहीं किया जा सका और वह नष्ट हो गया। अध्याय 299, 100 वर्ष की समय सीमा। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन ने हाल ही में बनवाए गए अग्निसागर को देखा। वह सफेद लपटों से नहीं जल रहा था, जिससे पता चलता था कि अग्निपतन मंत्र के साथ नहीं जुड़ा था। पैंडोरा दानव क्षमता, फ्यूज अर्थ और डार्कनेस हॉट के लिए वे तुरंत मंत्रों में विलीन हो जाते थे। मंत्रों का जाप करते ही पैंडोरा दानव क्षमताओं की शक्ति स्वतः ही सक्रिय हो जाती थी। इस विषय पर कुछ क्षण विचार करने के बाद मलिन ने पहले की तरह फायरी कोलैप्स को बुलाया। बूम! परगेटरी अग्निसागर की लपटें, जो पहले भयंकर रूप से भड़क रही थीं, अब सफेद हो गईं। मलिन ये परिवर्तन देखकर थोड़ा अचंभित हुआ, जिसका अर्थ था कि अग्निपतन परगेटरी अग्निसागर के साथ मिल गया था। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैंने अग्नि प्रकार के मंत्रों के साथ फ्यूज करने के लिए फियरी कोलैप्स को मजबूर करने के लिए फ्लेम मैक्सिम के दमन का उपयोग किया, तो यह अन्य पैंडोरा दानव क्षमताओं से अलग है, जिन्हें मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है, और फ्यूजन होने के लिए अभी भी पैंडोरा दानव क्षमता के सक्रियण की आवश्यकता होती है। मलिन बहुत उलझन में था, लेकिन फिर उसने एक पल के लिए गौर से देखा। उसने पाया कि सी ऑफ परगेटरी फायर की शक्ति अब औसत द्वितीय स्तरीय मंत्र से कहीं ज्यादा थी, और यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि यह वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। अधिकांश पैंडोरा दानव क्षमताएं, जिन्हें मंत्रों के साथ जोड़ा जा सकता था, मंत्र का जाप होते ही तुरंत अपनी शक्ति प्रदान कर देती थीं। हालांकि मलिन का अग्निपतन उन अन्य पैंडोरा दानव क्षमताओं से भिन्न था जिन्हें उसने मंत्रों के साथ जोड़ा था। आखिरकार मलिन के अग्निपतन को ज्वाला मैक्सिम के माध्यम से मंत्रों के साथ जबरन जोड़ दिया गया था। मलिन खुद भी अनिश्चित थे कि किस तरह के बदलाव होंगे। ये सौभाग्य की बात थी कि अग्निपतन ने केवल ये छोटा सा परिवर्तन किया और यह पारगेटरी सागर की अग्नि के साथ अच्छी तरह से संयोजित हो गया। प्रचंड अग्नि में श्वेत लपटें ज्वाला कारागार की लपटों की प्रतिबिंब थीं। समय समय पर मलिन को ज्वाला कारागार की गर्मी का एहसास होता था। इसे स्वयं लीजेंड निकोला ने डिजाइन किया था और मैक्सिम की शक्ति से प्रेरित था, इसलिए लपटों की शक्ति लगभग अकल्पनीय थी। मलिन के वर्तमान स्तर पर वह इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी लपटों के समानांतर होने से मलिन को आग की गहरी समझ मिली। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। मलिन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। उसने पूरा दिन इस बात से परिचित होने में बिताया था कि कैसे अग्निपतन और अग्निसागर का मिलन होता है।
इस प्रकार अब उसके पास आग की लपटों के बारे में अधिक गहन समझ थी, जो अब बहुत उपयोगी नहीं लग सकती। लेकिन यदि मलिन ने भविष्य में ऐसे मंत्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया जिन्हें वह अपना कह सके, तो ये ज्ञान एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। हम अभी भी नहीं बोल रहे। खैर, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मलिन ने जादूगर बामों को घूरा, जो ज्वाला कारागार में था। उसका चेहरा थका हुआ और पीला पड़ गया था। वह भी हल्के से कांप रहा था, अपने होठों को काट रहा था मानो अभी भी मजबूती से पकड़े हुए हो। हालांकि इस दृढ़ता की अंततः एक सीमा होगी। जब वह सीमा पार हो जाएगी और जादूगर बामों और अधिक सहन नहीं कर पाएगा, तो उसे ज्वाला कारागार में जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये तो बस पहला दिन था। मलिन ने 3 दिन का समय तय किया था और जादूगर बामों की सीमा के बारे में उसे पूरा यकीन था। मैं दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हूँ। किसी अनजान समय पर फ्लेम जेल से एक धीमी आवाज आई। मलिन, जो ठीक बाहर था, ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और फ्लेम जेल में बंद जादूगर बामों की ओर देखा। इस समय जादूगर बामों पूरी तरह से ज्वाला कारागार की लपटों से घिरा हुआ था। उसके शरीर पर लपटों की परत धुंधली और कमजोर होती जा रही थी, मानो अभी ही गायब हो जाएगी। एक बार जब आग की परत छंट गई, तो जादूगर बामों ज्वाला जेल की लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। मलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी तो बस दूसरा दिन था और उसके द्वारा निर्धारित 3 दिनों का समय अभी आधा ही बीता था। फिर भी जादूगर बामों अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया, जादूगर बामों। गुलामी का अनुबंध करना ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। मलिन ने निकोला के जहाज को नियंत्रित किया और तुरंत ज्वाला कारागार की लपटों की तीव्रता कम कर दी। इसके बाद वह उठकर जादूगर बामों के सामने आया। जादूगर बामों को लगा कि ज्वाला कारागार की लपटें अब कमजोर पड़ गई हैं, और वह जोर जोर से हाँफते हुए उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उसके चेहरे पर नरमी आ गई। ये साफ था कि पिछले 1.5 दिन में उसने एक भयानक यातना झेली थी, इस हद तक कि उसने मलिन के साथ एक कठोर दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जादूगर बामों कुछ हद तक संभला और भारी मन से बोला, मैं तुम्हारे साथ एक गुलामी का अनुबंध करने को तैयार हूं, लेकिन एक समय सीमा तय होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल बाद तुम्हें मुझे छोड़ देना होगा। बस यही मेरी शर्त है। मलिन ने अपनी निगाह जादूगर बामों पर टिका दी और उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूमने लगे। दास अनुबंध शुरू में सबसे कठोर अनुबंध था। एक बार दास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसका जीवन उसके स्वामी के हाथों में होता था। दास होने में कोई आशा नहीं थी। हालांकि जादूगर बामों जैसे 7वें स्तर के जादूगर के लिए कोई उम्मीद न होना असहनीय था। हालांकि जादूगर बामों अब मौजूदा परिस्थितियों के दबाव में एक गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया था, फिर भी उसे उम्मीद की किरण बनाए रखनी थी। इसके अलावा मलिन के लिए 100 साल का समय एक लंबी अवधि माना जाता था। हो सकता है कि 100 साल बाद मलिन की शक्तियां जादूगर बामों से कहीं ज्यादा हो जाएं और उसे उसकी जरूरत न रहे। जादूगर बामों को आशा की किरण दिखाकर मलिन एक बहुत शक्तिशाली गुलाम हासिल कर सकता था। इस बारे में सोचते हुए मलिन बस यही मान सकता था और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर हम तुम्हारे कहे अनुसार एक गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसकी समय सीमा 100 साल होगी। मलिन की सहमति सुनकर जादूगर बामों राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। कोई भी मरना नहीं चाहेगा, खासकर अगर वह कुछ 100 सालों से ज्वाला कारागार में कठोर यातनाएं झेल रहा हो। बेशक जीवित रहने की उसकी इच्छा और भी प्रबल होगी। शुरुआत में 2 और जादूगर थे जिन्हें ज्वाला कारागार में फेंक दिया गया था, लेकिन अब तक वे मर चुके थे। जादूगर बामू आज तक जीवित था, इसलिए वह एक भी छोटा सा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि गुलामी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से उसकी जिंदगी किसी और के हाथों में चली जाती, फिर भी 100 साल की समय सीमा के साथ उसे कुछ उम्मीद थी। दरअसल यही उसका एकमात्र विकल्प था। चलो जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं एक पल भी और ज्वाला जेल में नहीं रहना चाहता। चूंकि उसने यह फैसला कर लिया था, जादूगर बामों ज्वाला कारागार से निकलने के लिए बेचैन था। फिर भी मलिन को कुछ सूझा और उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे पास अनुबंध पत्र नहीं है। अगर आपके पास है तो उसे ले आइए, वरना मैं आपको कुछ और समय के लिए यहीं ज्वाला कारागार में छोड़ सकता हूं, जब तक कि मुझे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुबंध पत्र न मिल जाए। जादूगर बामों का चेहरा बदल गया। वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। न सिर्फ उसे इतने कठोर गुलामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने थे, बल्कि उसे अनुबंध पत्र भी उपलब्ध कराने की उम्मीद थी। फिर भी अगर उसने अनुबंध पत्र नहीं सौंपा, तो उसे नहीं पता था कि मलिन उसे कब प्राप्त कर पाएगा। शायद 1 साल या 10 साल। जादूगर बामों को अब और ज्वाला जेल में रहने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए अपने चेहरे पर पीलापन लिए उसने अनुबंध के कागजों के ढेर से सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक कागज निकाला। धीमी आवाज में उसने कहा, ये रहा आपका अनुबंध पत्र। मलिन ने सुनहरी रोशनी से चमकते कागज पर नजर डाली।
उसकी ताकत उस उच्चतम श्रेणी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैसी थी जिसे डार्क मैजिक रीजन ने निकाला था। इससे पता चलता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर आम कॉन्ट्रैक्ट पेपर से अलग था। यूट्यूब द्वारा विज्ञापन। फिर भी मलिन ने जादूगर बामॉ को तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि अपनी जागरूकता में फ्लेम मैक्सिम का एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया और उसे अनुबंध पत्र में डाल दिया। जादूगर बामॉ का चेहरा फ्लेम मैक्सिम की उपस्थिति का आभास पाकर काला पड़ गया। सच तो यह है कि इससे पहले भी उसे किस्मत का साथ मिलने की थोड़ी सी उम्मीद थी। किसी भी अनुबंध को रद्द करना असंभव नहीं था, बस एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। अगर कोई ऐसे खजाने हासिल कर लेता जिससे अनुबंध रद्द हो जाता, तो सबसे बेहतरीन अनुबंध भी एक निश्चित कीमत पर रद्द किया जा सकता था। हालांकि मलिन ने फ्लेम मैक्सिम के एक हिस्से को अनुबंध पत्र में शामिल कर दिया था। इस वजह से यह एक ऐसा अनुबंध बन गया था जिसे समाप्त करना लगभग असंभव था। अगर जादूगर बामू एक दिन महान जादूगर भी बन जाए, तब भी उसके पास अनुबंध समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जादूगर बामॉ, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। जादूगर बामॉ के लगातार बदलते हाव भाव देखकर मलिन को साफ पता चल गया कि जादूगर बामॉ समझ गया है कि फ्लेम मैक्सिम को अनुबंध पत्र में शामिल करने का क्या मतलब है। अब चूंकि जादूगर बामॉ के पास अनुबंध समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह अब से मलिन का गुलाम बनने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जादूगर बामॉ ने मलिन को देखा और गहरी सांस ली। अचानक मन की शक्ति का एक विशाल विस्फोट हुआ। यह मन की शक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। 9वें स्तर के जादूगर, फोर्ट उडोन के जादूगर उमो की मन की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। यहां तक कि मन की शक्ति की गुणवत्ता भी बहुत ऊंची थी। हो सकता है कि जादूगर बामॉ की दिमागी शक्ति की तुलना किसी महान जादूगर से की जा सके। मैं, तारियन बामॉ, जादूगर मलिन के दास के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हूं, जिसकी समय सीमा 100 वर्ष है। गुंजन। जैसे ही जादूगर बामॉ ने कहा, सुनहरा अनुबंध पत्र एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमकने लगा। इसके बाद जादूगर बामॉ की मानसिक शक्ति भी अनुबंध पत्र में समा गई। स्विश। हाथ हिलाने से कॉन्ट्रैक्ट पेपर मलिन के हाथ में आ गया। उसके सीने में एक अजीब सी सनसनी तुरंत फैल गई, मानो अब उसे जादूगर बामॉ के कुछ विचार समझ आ रहे हों। अध्याय 300, एक विशेष पेंडोरा दानव क्षमता। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मेरे गुरु, मैं 400 से अधिक वर्षों से ज्वाला कारागार में हूँ। जादूगर बामॉ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उसे एहसास था कि अब वह गुलाम है, इसलिए उसने अपना स्वर सम्मानजनक रखा। ओह, 400 साल से भी ज्यादा। क्या आप 400 साल से ज्यादा समय तक ज्वाला कारागार में जीवित रह पाए? मलिन जादूगर बामॉ की वर्तमान शक्ति की वास्तविक सीमा जानने के लिए उत्सुक था। ज्वाला कारागार में 400 से ज्यादा साल तक रहना और भयानक लपटों से बच निकलना वाकई एक मुश्किल काम था। जादूगर बामॉ ने मलिन को एक जटिल भाव से देखा, जिसके बाद उसने धीरे से कहा, जादूगर मलिन, हालांकि मैं 400 वर्षों से ज्वाला कारागार में हूं और इस दौरान किसी भी अन्य तत्व को अवशोषित नहीं कर पाया और अन्य तत्वों के मंत्र मॉडल नहीं बना सका, फिर भी मैं धीरे धीरे ज्वाला कारागार के भीतर अग्नि के सार को समझने लगा और ज्वालाओं की गहरी समझ हासिल की। इस प्रकार मैंने स्वयं एक अनोखा 8 स्तरीय ज्वाला मंत्र मॉडल बनाया। इस नए 8वें स्तरीय ज्वाला मंत्र पर भरोसा करके ही मैं इतने वर्षों तक ज्वाला कारागार की भयानक लपटों को अस्थायी रूप से झेल सका। जादूगर बामॉ ने अपने पीछे ज्वाला कारागार की ओर देखा, तथा उसके मन में भय की भावना उत्पन्न हो गई। मलिन ने सिर हिलाया। पता चला कि जादूगर बामॉ ने जीवित रहने के लिए एक बिल्कुल नए 8वें स्तर के ज्वाला मंत्र का निर्माण किया था। हो सकता है कि ज्वाला कारागार की लपटों की उसकी गहरी समझ ने जादूगर बामॉ के शरीर पर लपटों की परत को ज्वाला कारागार की क्रूर, झुलसा देने वाली गर्मी को झेलने में सक्षम बनाया हो। मलिन ने जादूगर बामॉ को गौर से देखा। सिर्फ इस एक 8वें स्तर के ज्वाला मंत्र की शक्ति के आधार पर जादूगर बामॉ ज्यादातर 8वें स्तर के जादूगरों से कहीं आगे निकल सकता था। आखिरकार ज्वाला कारागार की लपटें तो स्वयं महापुरुष निकोला ने ही रची थीं। उनमें मैक्सिम की शक्ति का अंश समाया हुआ था और इतने सालों तक ज्वाला कारागार में टिके रहना कोई आसान काम नहीं था। बेशक जादूगर बामू केवल ज्वाला कारागार की लपटों का ही प्रतिरोध कर सकता था। उसके लिए ज्वाला कारागार से बाहर निकलना पूरी तरह असंभव था। ज्वाला ने पहले ही कहा था कि अगर कोई ज्वाला कारागार से भागने में सफल हो जाता है, तो उसे भी ज्वाला का सिद्धांत प्राप्त होगा। हालांकि ज्वाला कारागार से बाहर निकलना तीसरी बाधा को पार करने से कहीं अधिक कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जादूगर बामॉ ऐसा करने में असमर्थ था। बामॉ, तुम्हारे अलावा और कितने लोगों को ज्वाला जेल में डाला गया था? मलिन ने फ्लेम जेल को देखा और उसे यहां आने का अपना मकसद याद आ गया। मुख्यतः वह उस अद्भुत संकी की अंगूठी हासिल करना चाहता था जिसके पास फ्लेम बीन द्वारा बताई गई 5 पेंडोरा दानव क्षमताएं थीं, और ये देखना चाहता था कि क्या अंगूठी के अंदर कोई पेंडोरा दानव क्षमताएं हैं। आखिरकार इस विलक्षण शैतान के पास पेंडोरा दानव जैसी क्षमताएं हो सकती हैं जिन्हें मंत्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। यहां तक कि खुद मलिन के पास भी ऐसी 5 पेंडोरा दानव क्षमताएं नहीं थीं।
वर्तमान में मलिन के पास केवल डार्कनेस हॉट और पैंडोरा दानव क्षमता फ्यूज अर्थ थी। इसके अलावा फायरी कॉलेप्स, जिसे उसने हाल ही में फ्लेम मैक्सिम का उपयोग करके मंत्रों के साथ जबरन जोड़ा था, कुल मिलाकर 3 थे। अगर वह ग्लेशियल फिंगर को भी गिनता, जिसे मंत्रों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, तो भी उसके पास केवल 4 प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताएं थीं। वह उस प्रतिभाशाली संकी की तुलना में कहीं कमतर था जिसके बारे में फ्लेम बीइंग ने बात की थी और जिसके पास 5 प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताएं थीं। अगर मलिन के पास डार्कनेस आई की शक्ति के एक अंश से सीलबंद और जादूगर लियो द्वारा दिया गया ब्रेसलेट न होता, तो उसके पास तीसरी बाधा पार करने और फ्लेम मैक्सिम प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होता। मलिन का प्रश्न सुनकर जादूगर बामो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, गुरु, मेरे अलावा 2 अन्य जादूगर थे जिन्हें ज्वाला कारागार में डाल दिया गया था। ओह, वे कहाँ हैं? मलिन ने अधीरता से पूछा। जादूगर बामो ने असहाय भाव से सिर हिलाया, गुरुजी, वे जेल की आग की लपटों का सामना नहीं कर सके और बहुत पहले ही मर गए। क्या दोनों मर गए? मलिन ने भौहें चढ़ाईं। दरअसल उसे ये सुनने की उम्मीद थी, क्योंकि जब वह फ्लेम प्रिजन में था, तब उसे किसी और जादूगर का कोई निशान नहीं मिला था। इसके अलावा ज्वाला कारागार पर नियंत्रण पाने के बाद वहां की कोई भी गतिविधि मलिन से छिपी नहीं रह सकी। अन्य जादूगरों के किसी भी निशान के अभाव के अलावा वे अंगूठियां भी गायब थीं जिन्हें मलिन इतनी शिद्दत से चाहता था। स्थानिक वलय अधिकांश मंत्रों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से अद्भुत हो सकते हैं, लेकिन आग की लपटों के नीचे, जिसमें मैक्सिम की शक्तियों का अंश निहित है, स्थानिक वलय को कुछ ऊर्जा के संरक्षण के बिना अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता। मलिन की चिंताग्रस्त नजर देखकर जादूगर बामो उसके बगल में चुपचाप बड़बड़ाया। उसे लगा जैसे मलिन सीधे उसके विचारों में उतर रहा है। गुलामी के अनुबंध पत्र के जरिए मलिन जादूगर बामो के विचार भी जान सकता था। इस समय जादूगर बामो के पास मलिन से कुछ भी छिपाने का कोई रास्ता नहीं था, और वह केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। गुरु, ये सच है कि मुझसे पहले 2 जादूगरों को ज्वाला कारागार में फेंका गया था, लेकिन उनमें से एक बहुत पहले ही राख में बदल चुका था। दूसरे 5वें स्तर के जादूगर के पास 5 प्रकार की पैंडोरा दानव क्षमताएं थीं। उसके मरने के बाद मैंने उसकी स्थानिक अंगूठी ले ली और उसे अपने पास रख लिया। अब मैं इसे गुरु को भेंट करता हूँ। इसके साथ ही जादूगर बामो ने आदरपूर्वक मलिन को एक अंगूठी सौंप दी। मलिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और जादूगर बामो से अंगूठी ले ली। जादूगर बामो के साथ उसने जो अनुबंध किया था, वह सबसे एक तरफा गुलामी का अनुबंध था। जादूगर बामो के पास मलिन से कुछ भी छिपाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अगर उसे स्थानिक अंगूठी मिल भी गई होती, तो उसे मलिन को सौंपना ही पड़ता। फिर भी मलिन ने तुरंत अंगूठी की जांच नहीं की, बल्कि जादूगर बामो की हालत पर ध्यान दिया। जादूगर बामो का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। जाहिर है, वह ज्वाला कारागार में भारी दबाव झेल रहा था। इसलिए मलिन ने जादूगर बामो से कहा, जादूगर बामो, चलो, हम पहले इस ज्वाला जेल से निकलेंगे। जादूगर बामो बहुत खुश था। आखिरकार वह इस दिन तक पहुंच गया था। 400 से भी ज्यादा सालों तक उसने न जाने कितनी कठिनाइयां झेली थीं, और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह ज्वाला कारागार से बाहर निकलेगा। खुला ज्वाला कारागार के 16 रूनिक स्तंभों पर एक त्वरित निशाना साधकर मलिन ने उन सभी पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त कर लिया। असंख्य रूनिक स्तंभ तुरंत वापस ले लिए गए, जिससे जादूगर बामो ज्वाला कारागार से सुरक्षित बाहर निकल सका। हॉन्फना जादूगर बामो के ज्वाला कारागार से बाहर निकलने के बाद उसने गहरी सांस ली। वह खुशी से पागल सा लग रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब वह बुदबुदाया, आखिरकार मैं आजाद हूँ। 400 साल हो गए, मैं बामो आखिरकार आजाद हूँ, हा। जादूगर बामो काफी उत्साहित लग रहा था। 400 साल तक ऐसी दमघोंटू ज्वाला कारागार में बंद रहने के बाद किसी भी जादूगर के लिए जादूगर बामो जितना उत्साहित होना संभव था। मलिन ने जादूगर बामो की उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुरंत 5वें स्तर के संकी की स्थानिक अंगूठी को देखा, इस उम्मीद में कि कुछ पैंडोरा दानव क्षमता पीछे छूट जाएगी जिसे मंत्रों के साथ मिलाया जा सकता है। फुश मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति से स्थानिक वलय में खोजबीन की, लेकिन पाया कि वहां कोई भी मौलिक क्रिस्टल पत्थर नहीं बचा था क्योंकि वे इस्तेमाल हो चुके थे। अब जब उसने सोचा, तो उन्हें जादूगर बामू ने ले लिया होगा। चूंकि वह ज्वाला कारागार में घोर कष्ट सह रहा था, इसलिए उसे खुद को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से किसी जादुई शक्ति की आवश्यकता रही होगी। मौलिक क्रिस्टल पत्थर स्वाभाविक रूप से जादूगर बामू के लिए अपनी जागरूकता के मंत्र मॉडलों में जादुई शक्ति को पुनः भरने का सबसे अच्छा संसाधन थे। YouTube द्वारा विज्ञापन। अनुपस्थित तात्विक क्रिस्टल पत्थरों के अलावा कुछ औषधियां और कीमिया सामग्री भी थीं। यहां तक कि कुछ मंत्र भी थे, जिनमें से कुछ असाधारण थे, और वे मंत्र उस विलक्षण संकी 5वें स्तर के जादूगर द्वारा बनाए गए थे। फिर भी मलिन को इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास मैट्रिक्स था, और 5वें स्तर का वह विलक्षण संकी जादू के मॉडल निकालने में चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, उसकी तुलना उन जादू के मॉडलों से नहीं की जा सकती थी जिनका मैट्रिक्स ने शुरू से ही विश्लेषण किया था।
मलिन की प्राथमिकता किसी भी पेंडोरा दानव क्षमता को प्राप्त करना था, जिसे 5वें स्तर के प्रतिभाशाली संकी ने संभवतः पीछे छोड़ दिया हो। फिर भी अंगूठी में खोज करने के बाद उसे केवल एक मोटी किताब मिली और कोई भी पेंडोरा दानव क्षमता नहीं मिली जो पीछे छोड़ी गई हो। मलिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और केवल मोटी किताब ही निकाल पाया। उसने पाया कि हालांकि किताब में पेंडोरा डेमन एबिलिटी नहीं थी, फिर भी ये पेंडोरा डेमन एबिलिटी से कुछ हद तक जुड़ी हुई थी क्योंकि इसमें पेंडोरा डेमन एबिलिटी के बारे में कुछ परिचयात्मक बातें थीं। पुस्तक में पेंडोरा दानव क्षमता से संबंधित परिचय व्यापक और उत्कृष्ट थे। मलिन को एहसास हुआ कि इसमें कई विवरण और सामान्य जानकारी थी जो वह पहली बार पढ़ रहा था, इसलिए उसकी रुचि जागृत हुई और उसने इसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। पेंडोरा दानव क्षमता के लिए आमतौर पर प्रत्येक प्रकार के लिए केवल एक ही मंत्र का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि हर प्रकार की पेंडोरा दानव क्षमता के लिए एक मंत्र की आवश्यकता होगी। केवल एक चरण वाली पेंडोरा दानव क्षमता के कुछ मंत्र केवल प्रथम स्तरीय मंत्र की आवश्यकता होगी। जहां तक 2 चरणों वाली पेंडोरा दानव क्षमताओं की बात है, तो उन्हें किसी चतुर्थ स्तरीय मंत्र मॉडल की आवश्यकता होगी। मलिन ने इस मामले पर ध्यान से सोचा। ऐसा लग रहा था कि यही बात थी, और यही बात उसकी पेंडोरा दानव क्षमताओं के साथ भी थी जो कुछ मंत्र मॉडलों पर कब्जा कर लेती थी। प्रत्येक मंत्र केवल एक पेंडोरा दानव क्षमता का ही विकास कर सकता था, और एक बार उस पर कब्जा हो जाने के बाद उसका उपयोग किसी अन्य पेंडोरा दानव क्षमता के विकास के लिए नहीं किया जा सकता था। बेशक, कुछ पेंडोरा दानव क्षमताओं को हटाना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत अगर चुकानी होगी। कम से कम, अभी तक, मलिन को यह नहीं पता था कि विकसित की गई पेंडोरा दानव क्षमता को कैसे हटाया जाए। कई पेंडोरा दानव क्षमताओं में केवल 2 चरण थे, और कुछ अन्य में तीसरा रूप या तीसरा चरण था। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद।